नमस्ते बच्चों। अब हम पढ़ेंगे अंतःस्रावी तंत्र, नया चैप्टर हमारा। तो इसमें क्या देखो, सबसे पहले आप है ना, अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले तो, और उसको लाइक भी कर लो, ताकि हमारी जो अगली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके, है ना। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र, है ना। एंडोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी सिस्टम या अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती है ना। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र को शरीर के समन्वयन तंत्र कहते हैं। मतलब दो तंत्र मिलकर शरीर का समन्वयन तंत्र बनाते हैं। कौन कौन से? एक तो तंत्रिका तंत्र और एक अंतःस्रावी तंत्र, है ना। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, कोई भी दो तंत्र दे देगा वो आपको, है ना। तो केवल तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, ये ही दो आएंगे इसमें, जो शरीर के समन्वयन को, मतलब समन्वयन मतलब कोऑर्डिनेशन, है ना। कोऑर्डिनेशन करते हैं, मतलब ये कोऑर्डिनेशन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। शरीर का जो समन्वय है, कंट्रोल है, उसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। थॉमस एडिसन को अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कहा जाता है। मतलब एंडोक्राइनोलॉजी, क्रीनोलॉजी या एंडोक्राइनोलॉजी, क्राइनोलॉजी या क्रीनोलॉजी किसको कहते हैं? थॉमस एडिसन को। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया गया है। इसके अलावा नीट के एग्जाम में भी ये पूछ लिया गया है। किसको कहते हैं एंडोक्रिनोलॉजी का जनक? थॉमस एडिसन को। वे ग्रंथियां जो नलिका विहीन होती है तथा अपने अंतःस्रावी पदार्थों को सीधे रक्त में छोड़ती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती है। मतलब ये ग्रंथियां वो होती है जो इनके, मतलब नलिका नहीं होती, नलिका विहीन होती है। नलिका विहीन होती है मतलब नलिका नहीं होती, सीधे रक्त में छोड़ेगी अपने अंतःस्रावी पदार्थों को, मतलब हार्मोन को। अंतःस्रावी पदार्थ क्या होते हैं? इनके हार्मोन होते हैं, हार्मोन छोड़ती है ना। देखो, अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती है ना, वो तो हार्मोन छोड़ती है। देखो, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा हार्मोन का स्त्रवण किया जाता है ना। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा किसका हार्मोन, इसका स्त्रवण किया जाता है? हार्मोन का। लेकिन जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती है, बहिस्रावी स्त्रावी बहिस्रावी जो ग्रंथियां होती है, उसके द्वारा किसका स्त्रवण किया जाता है? उसके द्वारा किया जाता है एंजाइम का। एंजाइम एंजाइम का स्त्रवण किया जाता है ना। ये अंतर है। तो हार्मोन, अब देखो हार्मोन क्या होता है, हार्मोन को पढ़ते हैं। हार्मोन क्या होता है? हार्मोन शब्द स्टारलिंग ने दिया था। किसने दिया था हार्मोन शब्द? सबसे पहले स्टारलिंग ने दिया था, है ना। हार्मोन की विशेषताएं देखो अब इसमें। हार्मोन क्या होता है? कार्बनिक रासायनिक संदेशवाहक। देखो, संदेशवाहक होता है, ये मैसेंजर होते हैं। क्या होते हैं? संदेशवाहक होते हैं, मैसेंजर होते हैं। मतलब प्रथम संदेश, जो पहला संदेशवाहक है, प्रथम संदेशवाहक किसे बोलते हैं? हार्मोन को बोलते हैं, है ना। और जो द्वितीयक संदेशवाहक है, द्वितीयक मैसेंजर, जो दूसरा मैसेंजर है, वो किसको बोलते हैं? वो बोलते हैं CAMP, है ना। ध्यान रखना आप, इसको इसको बोलते हैं CAMP, इसको द्वितीयक मैसेंजर बोलते हैं, है ना, द्वितीयक संदेशवाहक बोलते हैं। जल में घुलनशील होते हैं। कौन? हार्मोन जल में घुलनशील होते हैं। क्रिया के पश्चात, मतलब क्या क्रिया करनी है, क्रिया करने की, उसके बाद नष्ट हो जाएंगे अपने आप, है ना। इनको कार्य, जो इनका काम होगा वो काम कर लेंगे, है ना, और नष्ट हो जाएंगे। इसके अलावा सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं, बहुत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं हार्मोन, है ना। प्रत्येक हार्मोन का लक्ष्य अंग उपस्थित होता है। लक्ष्य अंग मतलब एक लक्ष्य अंग होता है प्रत्येक हार्मोन का, उसको उसी पर जाकर कार्य करता है, और क्रिया कार्य करने का, क्रिया कर लेगा उस पर, उसके बाद अपने आप नष्ट हो जाएगा। जल में घुलनशील होते हैं ये। इसके अलावा बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता पड़ती है ना। तो ये संदेशवाहक होते हैं, मतलब रासायनिक कार्बनिक होते हैं, कार्बन के बने होते हैं, ये संदेशवाहक होते हैं। और हार्मोन शब्द किसने दिया? स्टार्लिंग ने। ध्यान रखना है इसका। अब देखो हार्मोन का वर्गीकरण। हार्मोन भाई कौन कौन सा? तो अमीनो अम्ल व्युत्पन्न हार्मोन है, मतलब कौन सा स्टीरॉयड हार्मोन है, कौन सा प्रोटीनॉइड हार्मोन है, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है ना। तो देखो, अमीनो अम्ल व्युत्पन्न हार्मोन क्या होते हैं? जो अमीनो अम्ल से बनाए जाते हैं, है ना। और स्टीरॉयड हार्मोन है जो वसा से बनाए जाते हैं, या कोलेस्ट्रॉल से, मतलब वसा मतलब लिपिड से, है ना। वसा या लिपिड से बनाए जाते हैं स्टीरॉयड। और प्रोटीनॉइड हार्मोन होते हैं जो जो किससे स्रावित होते हैं? जो मतलब काय के बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं, है ना, प्रोटीन के बने होते हैं। तो अमीनो अम्ल व्युत्पन्न हार्मोन, देखो ये अमीनो अम्ल से निर्मित होते हैं। जैसे एड्रीनलिन, नाम स्पेशली ध्यान रखना, एड्रीनलिन का नाम जरूर ध्यान रखना आप, है ना। इसका एक और नाम है एपिनेफ्रीन। एपिनेफ्रीन, एपिनेफ्रीन,
एपिनेफ्रिन, ये दो नाम है इसके, एपिनेफ्रिन और एड्रीनलिन, है ना, एपिनेफ्रिन और एड्रीनलिन, मतलब एक ही बात है, एपिनेफ्रिन बोलो चाहे एड्रीनलिन बोलो, अमीनो अम्ल से व्युत्पन्न हार्मोन है ना, नॉर एड्रीनलिन, थायरॉक्सिन, तो स्पेशली एड्रीनलिन का ध्यान रखिए, या एपिनेफ्रिन, एक ही बात है। अब देखो स्टीरॉयड हार्मोन है, निम्न में से स्टीरॉयड हार्मोन है, ये कोलेस्ट्रॉल और वसा से निर्मित होते हैं। जो जनन संबंधित हार्मोन होते हैं ना, जनन संबंधित, जैसे पुरुषों लड़कियों में तो प्रोजेस्टेरोन, है ना, और लड़कों में टेस्टोस्टेरोन, है ना, तो ये क्या होता है, जनन वाले हार्मोन है। ये सब कौन से हार्मोन है, स्टीरॉयड हार्मोन है ना। निम्न में से स्टीरॉयड हार्मोन है, एल्डोस्टेरोन है, कोर्टिसोल है, ये सब क्या है, स्टीरॉयड हार्मोन, है ना, या लिपिड से निर्मित होते हैं, वसा से निर्मित होते हैं। दूसरी बात है प्रोटीन, प्रोटीन मतलब प्रोटीन प्रकृति के जो ये प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, कौन कौन से, निम्न में से प्रोटीनोइड हार्मोन, तो वृद्धि हार्मोन, है ना, ग्रोथ ग्रोथ हार्मोन जीएच, इंसुलिन, जो इंसुलिन होता है वो कौन सी प्रकृति का होता है, प्रोटीन प्रकृति का होता है ना। टीएसएच, टीएसएच का मतलब है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना, टीएसएच या ऑक्सीटोसिन, एडीएच, है ना, एडीएच हार्मोन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं, है ना, उत्सर्जन तंत्र में पढ़ा था, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच हार्मोन, या वेसोप्रोसिन भी बोलते हैं इसको। तो ये सब कौन से हैं, प्रोटीन प्रकृति के, तो इसको इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखना हार्मोन का वर्गीकरण, कौन सा हार्मोन कौन सी प्रकृति का है। अब देखो अंतःस्रावी ग्रंथियों के प्रकार, ये निम्न प्रकार की होती है, मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी है, तो पढ़ते हैं इनको लाइन से अपन, है ना। तो देखो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन पीयूष ग्रंथि, या इसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं, मतलब इंग्लिश में भी जरूर ध्यान होना चाहिए, डायरेक्ट ऐसे आ जाता है लिखा हुआ पिट्यूटरी ग्रंथि, है ना। तो यह सबसे छोटी ग्रंथि, देखो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, पीयूष ग्रंथि, मटर के दाने के समान होती है, देखो मटर के दाने के समान पूछा जाता है एग्जाम में, है ना, मटर के दाने के समान कौन सी होती है, पीयूष ग्रंथि होती है। इसके अलावा इसे मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि। देखो ये तो हो गई मास्टर ग्रंथि, है ना, और अगर सुपर मास्टर ग्रंथि, मतलब इस मास्टर के आगे सुपर, सुपर लिख दो आप, सुपर मास्टर ग्रंथि बोलते हैं हाइपोथैलेमस को, बोलते हैं ध्यान रखना, सुपर मास्टर ग्रंथि किसे बोलते हैं, हाइपोथैलेमस को, और मास्टर ग्रंथि बोलते हैं पीयूष ग्रंथि को। अब ये स्थिति, मतलब पीयूष ग्रंथि की स्थिति कहाँ पे होती है हमारे शरीर में, सीधा सीधा मस्तिष्क में होती है ना, हाइपोथैलेमस भाग में, मतलब मस्तिष्क में, है ना, हाइपोथैलेमस भाग में स्थित होती है, मतलब मस्तिष्क में होती है ना। आपको याद होना चाहिए कि कौन सी ग्रंथि की स्थिति कहाँ पे, स्पिनोइड अस्थि से बने सेला टर्सिका नामक गड्ढे में स्थित होती है, जो एक, देखो स्पिनोइड अस्थि का बना होता है गड्ढा, गड्ढे में स्थित होती है, कौन से गड्ढे में, जो मस्तिष्क में एक हाइपोथैलेमस भाग में होती है, पहली बात तो गड्ढे में स्थित होती है, और स्पिनोइड अस्थि होती है ना, उससे बना होता है एक गड्ढा, और उस गड्ढे का नाम क्या है, सेला टर्सिका गड्ढा, है ना, उस गड्ढे का नाम है सेला टर्सिका, उस सेला टर्सिका में गड्ढे में पाई जाती है। दो भागों में विभाजित होती है, कौन, पीयूष ग्रंथि दो भागों में विभाजित होती है। तो देखिए बच्चों, ये है अपने पीयूष ग्रंथि, है ना, पीयूष ग्रंथि का चित्र है, मटर के दाने के समान होती है, मटर जैसे दिख रही है अपन को, है ना, और इसके ये चारों ओर एक क्या है, एक ये गुहा में पाई जाती है, इसके चारों ओर एक गड्ढा होता है ना, गड्ढा होता है मस्तिष्क में, सेला टर्सिका अस्थि से बना होता है, हड्डी से बना होता है सेला टर्सिका, है ना, उसका जो उस सेला टर्सिका हड्डी होती है, उसका जो गड्ढा होता है इसके चारों तरफ, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे कवर होता है ना, टेलेनमा, तो उससे क्या है, वो गड्ढा है ना, वो गुहा है ना, उसमें होती है पीयूष ग्रंथि, मटर के दाने के समान होती है, मास्टर ग्रंथि कहते हैं इसको। अब इसको देखो, इसके दो भाग हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस, है ना, एडिनोहाइपोफाइसिस, इसके दो भाग है एडिनोहाइपोफाइसिस के, पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टेलिस, पार्स डिस्टेलिस पहला वाला, ये पार्स डिस्टेलिस, ये पार्स इंटरमीडिया, है ना, ये हो गए एडिनोहाइपोफाइसिस पहला वाला पीयूष ग्रंथि का भाग, इसके भी दो भाग बता दिए, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। अब दूसरा भाग है पार्स, ये एडिनोहाइपोफाइसिस, दूसरा भाग है न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस, तो न्यूरोहाइपोफाइसिस को अपन क्या बोलते हैं, पार्स नर्वोसा बोलते हैं, यही न्यूरोहाइपोफाइसिस है ना, पार्स नर्वोसा, चाहते हैं आप ब्रैकेट में कोष्टक में न्यूरोहाइपोफाइसिस लिख सकते हैं, है ना। तो ये है पार्स इंटरमीडिया, पार्स पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स नर्वोसा, ये तीन हो गए। मतलब इसके पीयूष ग्रंथि के दो भाग देखा जाए तो, एक तो एडिनोहाइपोफाइसिस और एक होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरो किसी को बोलते हैं, किसी को बोलते हैं पार्स नर्वोसा को, पार्स डिस्टेलिस, ये वाला पार्स डिस्टेलिस ये पूरा, इसके बीच में ये वाला पार्स इंटरमीडिया दूसरा भाग,
और 30 इसका ये है पार्स नर्वोसा, है ना। तो एडिनोहाइपोफाइसिस इधर वाला और पीछे वाला है न्यूरोहाइपोफाइसिस, है ना। अब देखो ये हाइपोथैलेमस है ऊपर वाला, हाइपोथैलेमस है। फ्यूज ग्रंथि पर किसका कंट्रोल होता है? हाइपोथैलेमस का कंट्रोल होता है ना। ये एक व्रंत से लटकी हुई होती है, एक व्रंत से इसकी इस गुहा में लटकी होती है, सेला टर्सिका वाली अस्थि से जो बनी होती है उस गुहा में लटकी होती है, उस गड्ढे में लटकी होती है, जुड़ी होती है, एक व्रंत से जुड़ी होती है। उस व्रंत को बोलते हैं इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम, इससे ये एक व्रंत है, एक स्टाक है ना, एक संरचना है जिससे ये क्या है, इसमें लटकी हुई होती है, जुड़ी हुई होती है। किससे? हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है पीयूष ग्रंथि इन्फंडिबुलम की सहायता से, है ना। अब हाइपोथैलेमस में क्या होता है? तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं पाई जाती है। तंत्रिका स्रावी कोशिका, इनका नाम है तंत्रिका स्रावी कोशिका, इनका नाम है न्यूक्ली, है ना। ये क्या है? हार्मोन का उत्पादन करती है। न्यूक्ली क्या करती है? हार्मोन का उत्पादन करती है। ये हाइपोथैलेमस में पाई जाती है। हाइपोथैलेमस है ऊपर वाला, ये नीचे वाली पूरी पीयूष ग्रंथि है। ये आगे का भाग है एडिनोहाइपोफाइसिस, पीछे का भाग है न्यूरोहाइपोफाइसिस या पार्स नर्वोसा, है ना। हाइपोथैलेमस में क्या पाई जाती है? तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं पाई जाती है जो हार्मोन का संश्लेषण करती है, हार्मोन का उत्पादन करती है। उनको क्या बोलते हैं? न्यूक्ली, है ना। हाइपोथैलेमस यहां से ये तंत्रिका तंतुओं से होते हुए यहां से ये जो विशेष प्रकार की तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं हैं, इनके ये विशेष प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं होती है जो इसमें आती है। किसमें? पार्स नर्वोसा में आती है, एडिनोहाइपोफाइसिस में आती है, न्यूरोहाइपोफाइसिस में आती है ये। और इनके जो ये तंत्रिकाएं हैं, तंत्रिका स्रावी कोशिकाओं की तंत्रिकाएं हैं, इन तंत्रिकाओं के अंतिम एक जोन है ना, ये एक जोन है, इनके अंतिम सिर्फ फूले हुए होते हैं, ये फूले होते हैं जिन्हें हेरिंग बॉडी कहते हैं। हेरिंग बॉडी, इनमें हार्मोन का संग्रह होता है। यहाँ तो प्रोडक्शन होता है, हार्मोन का उत्पादन होता है, और यहाँ से यहाँ आ जाते हैं वो संग्रह, वो हेरिंग बॉडी में आ जाते हैं। तो इनमें हार्मोन का संग्रह होता है ना। इसको बोलते हैं हेरिंग बॉडी। इसके अलावा इसमें पीट्यूसाइट कोशिकाएं भी पाई जाती है। पीट्यूसाइट कोशिकाएं भी पाई जाती है इसमें। किसमें? पार्स नर्वोसा में, न्यूरोहाइपोफाइसिस में, है ना। हेरिंग बॉडी और प्यूटिसाइड कोशिकाएं भी पाई जाती है। अब देखो, दो हार्मोन ऐसे हैं जिनका उत्पादन न्यूरोहाइपोफाइसिस नहीं करता, उत्पादन केवल स्त्रावण करता है। न्यूरोहाइपोफाइसिस केवल स्त्रावण करता है, संग्रह करता है। उत्पादन यहाँ पे होता है हाइपोथैलेमस में। कौन से? एडीएच, और एक तो एडीएच है, एक वेसोप्रोसिन, एक तो एडीएच है और एक ऑक्सीटोसिन है ना। ऑक्सीटोसिन और एडीएच, मतलब ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रोसिन, ये दो हार्मोन हैं ऐसे हैं जिनका उत्पादन यहाँ होता है। यहाँ तो केवल संग्रह होता है ना। संश्लेषण बोल परीक्षा में आ गया एक बार क्वेश्चन कि एडीएच का संश्लेषण कहाँ होता है? एडीएच का संश्लेषण यहाँ पे नहीं होता। एडीएच का मतलब वेसोप्रोसिन का और ऑक्सीटोसिन का संश्लेषण यहाँ पे होता है, यहाँ से इन कोशिकाओं में होता है। यहाँ से फिर वो यहाँ पे आ जाता है, संग्रह और स्त्रावण होता है। बस यहाँ पे केवल संग्रह होता है ना, स्टोरेज होता है, और उनका स्त्रावण होता है, सेक्रेशन होता है। तो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स, है ना। और ये ग्रंथों संरचना से जुड़ी होती है पीयूष ग्रंथि, इसको बोलते हैं इन्फेंडिबुलम। जो तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं होती है, वो हार्मोन का संश्लेषण करती है, उत्पादन करती है, संश्लेषण करती है, उनको बोलते हैं न्यूक्ली। देखो, हाइपोथैलेमस है ना, इस पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण करता है। एक तंत्र होता है, यहाँ से वो आता है ना, वो यहाँ से निवाहिका तंत्र आता है। इसमें बना नहीं सकते अपन, ज्यादा हो जाएगी। यहाँ से हाइपोथैलेमस से एक निवाहिका परिसंचरण तंत्र आता है ना। निवाहिका परिचालन तंत्र या निवाहिका तंत्र, है ना। निवाहिका परिचालन तंत्र आता है, तो उससे क्या है, वो कंट्रोल करता है इस पे भी और इस पे भी कंट्रोल कर लेता है वो, है ना, पीयूष ग्रंथि पे। तो ये है, आप तो इसको समझ लो आप, ये है ना पीयूष ग्रंथि के चित्र, है ना, पीयूष ग्रंथि का। पहला है आपका एडिनोहाइपोफाइसिस। देखो, एडिनोहाइपोफाइसिस दो भागों में विभाजित होता है ना, दो भागों में विभाजित होता है ना। पहला है आपका एडिनोहाइपोफाइसिस, तो एडिनोहाइपोफाइसिस दो भागों में विभाजित होता है, ये भी दो भागों में विभाजित होता है। देखो,
है ना। एक तो है पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया, है ना, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टेलिस को अग्र पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, है ना। पार्स डिस्टेलिस को क्या कहते हैं, अग्र पीयूष ग्रंथि। देखो ये तो अग्र पीयूष ग्रंथि हो गई पार्स डिस्टेलिस। पार्स अंडे में हो गया मध्य पीयूष ग्रंथि, और एक और आएगा आपके पार्स नर्वोसा, है ना, वो आएगा न्यूरोहाइपोफाइसिस में। मतलब इसके दो भाग होते हैं ना, तो एक तो एडिनोहाइपोफाइसिस है, एक दूसरा आएगा अपना हाइपोफाइसिस। ये हाइपोफाइसिस तो सेम रह जाएगा, एडिनो को हटा के न्यूरो लग जाएगा, है ना। जो एडिनो है इस एडिनो को हटा के न्यूरो लग जाएगा। तो देखो एडिनो हाइपोफाइसिस के दो भाग हैं, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया, है ना। अब तीसरा जो भाग है ना इसका एक, हाँ, वो इसके दो भाग होते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है उसको पार्स नर्वोसा भी बोलते हैं, है ना। तो पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स नर्वोसा जो है, पार्स डिस्टेलिस को अग्र पीयूष ग्रंथि कहते हैं, है ना, और ये पार्स इंटरमीडिया को मध्य पीयूष ग्रंथि कहते हैं, और पार्स नर्वोसा को पश्च पीयूष ग्रंथि कहते हैं। मतलब 75% तो ये होगा, यह एडिनोहाइपोफाइसिस कुल ग्रंथि का कितना होगा, 75% तो ये होगा। मतलब 100% होता है ना, उसमें से 75% तो ये बाकी 25% वो होगा न्यूरोहाइपोफाइसिस, 25% होगा, है ना। मतलब 1/4 होगा वो। ये 3/4 है, 3/4 है ना। 75% है, मतलब 75% है ना। अग्र और मध्य पिंड का बना होता है। देखो अग्र पिंड भी इसमें आ गया, मध्य पिंड भी आ गया, इसमें पश्च पिंड नहीं आया। तो जो पश्च भाग है, पश्च पिंड है, वो आएगा आपके न्यूरोहाइपोफाइसिस में। न्यूरोहाइपोफाइसिस मतलब एडिनो को हटा के न्यूरो लिख दो आप आगे, है ना। बाकी हाइपोफाइसिस वही शब्द है पूरा। पीयूष ग्रंथि द्वारा ट्रोपिक हार्मोन का स्त्रवण किया जाता है ना। ट्रोपिक हार्मोन का स्त्रवण किया जाता है पीयूष ग्रंथि द्वारा। अग्र पिंड द्वारा निम्न हार्मोन का स्त्रवण होता है। देखो कौन कौन से हार्मोन परीक्षा में आपको ध्यान करनी चाहिए, कौन से हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होते हैं। आ चुका है आरपीएससी सेकंड ग्रेड में, आ चुका है, कई एग्जाम्स में आता है ये। देखो वृद्धि हार्मोन, है ना, वृद्धि हार्मोन देखो आपको ऐसे दे देगा परीक्षा में, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होने वाला हार्मोन है एक तो जीएच, एसटीएच, टीएसएच, ऐसे लाइन से दे देगा, वो 3-4 एक साथ दे देगा आपको, है ना। तो आपको ध्यान रखना है ऐसे इंग्लिश में भी डायरेक्ट शॉर्टकट में। तो देखो पहला है आपका वृद्धि हार्मोन। देखो वृद्धि हार्मोन को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन जीएच, या सोमेटोट्रोपिन हार्मोन एसटीएच। मतलब देखो क्या होगा, वृद्धि हार्मोन नाम से स्पष्ट है इसमें वृद्धि होगी। देखो यह शरीर की वृद्धि में सहायक होता है ये, है ना। वृद्धि में मतलब लंबाई बढ़ेगी, है ना। और उत्तकों में को विघटित होने से रोकता है। देखो उत्तकों को विघटित होने से रोकता है ये, है ना। इसे सुंदरता का हार्मोन भी कहते हैं। किसको बोलते हैं सुंदरता का हार्मोन, वृद्धि हार्मोन को या सोमेटोट्रोपिन हार्मोन को, है ना। अब इससे संबंधित रोग, इस हार्मोन से संबंधित कौन कौन से रोग हैं। वृद्धि हार्मोन के अल्प स्त्रावण से, अल्प स्त्रावण के कारण पीयूष बोनापन। देखो पीयूष बोनापन को इंग्लिश में बोलते हैं, बोनापन को इंग्लिश में बोलते हैं ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म, है ना, ड्वार्फिज्म। तो ये ड्वार्फिज्म, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ड्वार्फिज्म मतलब इंग्लिश में भी ड्वार्फिज्म बोलते हैं, इसमें ध्यान रखना आप, पीयूष ड्वार्फिज्म बोलते हैं, डायरेक्ट ड्वार्फिज्म लिखा जाएगा यहाँ पे, है ना। तो या मिजेट्स, मिजेट्स या मिजेट, है ना, मिजेटस भी दे देगा वो आपको, या सर्कस के जोकर। मतलब अगर ये हार्मोन कम स्त्रावित होगा तो लंबाई कम बढ़ेगी, है ना। और साइमन रोग भी हो जाता है, साइमन रोग हो जाता है, मतलब ये है इसके कमी, अल्प स्त्रावण के कारण, मतलब कम स्त्रावित होगा ना ये हार्मोन, तो लंबाई कम बढ़ेगी, सीधी सी बात है। सर्कस में जो जोकर काम करते हैं ना वैसे दिखने लग जाएंगे, छोटे छोटे होते हैं ना, उनकी लंबाई बहुत कम होती है। अब देखो वृद्धि हार्मोन के अति स्त्रावण से क्या होगा, एक तो अल्प स्त्रावण से क्या होगा, एक अति स्त्रावण से। सब हार्मोन का पढ़ेंगे अपन भाई, इसकी अल्प स्त्रावण मतलब कम स्त्रावण से क्या होगा, और अति स्त्रावण अधिक स्त्रावण से क्या होगा, है ना। तो सब हार्मोन का आएगा, है ना। मतलब आपको याद होना चाहिए कि कौन सी वृद्धि से कौन सी ग्रंथि कहाँ पे पाई जाती है। दूसरी बात, कौन सी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन का स्त्रावण होता है। तीसरी बात, कौन सी ग्रंथि के अल्प स्त्रावण से और अधिक स्त्रावण से कौन से रोग होते हैं। देखो ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया गया है एक बार, वृद्धि हार्मोन के अति स्त्रावण से कौन सा रोग होता है, ये भी पूछ लिया गया है। एक तो एक जाइगेंटिज्म, अतिकायता मतलब बहुत लंबा चौड़ा शरीर, है ना, अतिकायता, अतिकायता, जाइगेंटिज्म पूछा गया है, और एक्रोमिगली, मतलब ये दोनों रोग हो जाते हैं, है ना। कुबड़ 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 निकल जाते हैं ना, पीछे से कुबड़ आ जाती है,
कुबड़ा इंसान बोलते हैं उसको अपन। तो वृद्धि हार्मोन के अति स्रावण से मतलब अधिक ज़्यादा स्रावण से क्या होगा, जाइगेंटिज्म और एक्रोमेगेली रोग हो जाता है। दूसरा है आपका टीएसएच। टीएसएच का मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या स्टिमुलेटिंग हिंदी में बोलते हैं प्रेरक। तो इसकी फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो आप तो टीएसएच ध्यान रखें, टीएसएच है ना। तो यह हार्मोन पीयूष ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन स्त्रवण क्रिया के लिए प्रेरित करता है ना। थायरॉक्सिन हार्मोन का स्त्रवण के लिए प्रेरित करेगा, किसको करेगा, पीयूष ग्रंथि को करेगा। कौन करता है, टीएसएच हार्मोन करता है। तीसरा है देखो आपके एफ एस एच है, एसी टी एच, एल एच, आई सी एस एच, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। कॉमा लगा के पेपर में ऑप्शन में देगा आपको, है ना भाई। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन है, कोई भी एक हार्मोन ऐसा दे देगा आपको बीच में, ताकि वो जो इससे स्रावित नहीं होता पीयूष ग्रंथि से, है ना। और यहाँ पे इनके कार्य भी देखो इंपॉर्टेंट है, सारे कार्य इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे एफएसएच है ना, एफएसएच के बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन हिंदी में बोलते हैं, है ना। तो एफएसएच का काम क्या है, एफएसएच का मेन काम यहाँ पे ये पूछा जाएगा, ये हार्मोन शुक्र जनन अंड जनन की क्रिया को प्रेरित करता है। शुक्र जनन मतलब शुक्राणु बनना, अंड जनन मतलब अंडाणु बनना, महिलाओं में अंडाणु बनना, पुरुषों में शुक्राणु बनना, शुक्र जनन, है। तो कौन प्रेरित करता है, ये करता है एफएसएच। एस्ट्रोजन हार्मोन के स्त्रवण और निर्माण को भी प्रेरित करता है ये, है ना। एस्ट्रोजन हार्मोन के स्त्रवण और निर्माण को भी प्रेरित करता है। मतलब मेन तो इसका शुक्र जनन अंड जनन ध्यान रखना, है ना। अब एसीटीएच, अगला है आपका एसीटीएच मतलब एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। नाम से स्पष्ट है, जो एड्रीन आ गया ना, एड्रीनो आ गया ना, तो एड्रीनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग को ग्लूकोकोइड हार्मोन के स्त्रवण के लिए प्रेरित करता है ये, है ना। नाम एड्रीनल ग्रंथि पे काम करेगा, एड्रीनो आ गया ना, तो एड्रीनल ग्रंथि, है ना। तो एसीटीएच ये है। तीसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। देखो एलएच हार्मोन नाम से स्पष्ट है, एलएच वाला ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। देखो एफएसएच का मतलब तो शुक्र जनन अंड जनन को की क्रिया होगा। एलएच का मतलब अंडोत्सर्ग, ध्यान रखना आप, अंडोत्सर्ग और कार्पस ल्यूटियम के निर्माण को प्रेरित करना। एंडोत्सर्ग है ना, महिलाओं में होता है ये, तो अंडोत्सर्ग की क्रिया को प्रेरित करता है कौन, एलएच हार्मोन। तीसरा है आईसीएसएच मतलब अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन, है ना। अंतराली, जो अंतराली कोशिका किसमें होती है, वृषण में होती है ना। तो देखो आप अंतराली कोशिकाओं को, मतलब नर में, आदमी में होती है ना वृषण में, अंतराली कोशिकाओं को नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के स्त्रवण के लिए प्रेरित करता है ना। टेस्टोस्टेरोन के स्त्रवण के लिए कौन प्रेरित करेगा, अंतराली कोशिकाएं आ गई ना इसमें आईसीएसएच में, तो अंतराली कोशिकाओं को आईसीएच हार्मोन प्रेरित करेगा। अब देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये एलएच और एफएसएच जो होते हैं ये हार्मोन, एक तो ये एफएसएच और ये एलएच, इन दोनों को क्या बोलते हैं सम्मिलित रूप से, गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन किसे बोलते हैं, यह एलएच और एफएसएच। बार बार पूछा जाता है, ये नीट में भी पूछा जाता है और अदर एग्जाम्स में भी पूछा जाता है आपके। पीएलएच देखो सबका अपना अपना कार्य है, जैसे प्रोलैक्टिन हार्मोन या एलटीएच हार्मोन, इलेक्ट्रोट्रोपिक हार्मोन। तो इसका पीएल प्रोलैक्टिन हार्मोन का क्या है, स्तन दूध, दूध आएगा इसमें, दूध निर्माण को, है ना, इस दूध निर्माण को प्रेरित करता है, स्तन ग्रंथियों के विकास को भी प्रेरित करता है। तो दूध निर्माण को कौन प्रेरित करता है, दूध के संश्लेषण को कौन प्रेरित करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, है ना। जरूर ध्यान रखें इसका। अब अगला है आपके सातवां एमएसएच, इसकी फुल फॉर्म है मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन, या इंटरमीडियन भी बोलते हैं, इंटरमीडियन भी दे सकता है देखो आपको, है ना। तो कौन सा हार्मोन मध्य पिंड द्वारा स्रावित होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, एमएसएच या इंटरमीडियन, इंटरमीडियन भी बोल सकते हैं इसको। तो ये केवल ये एक ही ऐसा हार्मोन है जो मध्य पिंड द्वारा स्रावित होंगे, और बाकी सब अग्रपिंड द्वारा स्रावित होंगे। अब देखो पश्च भाग मैंने कहा था वहां पे, एक तो एडिनोहाइपोसिस था और ये दूसरा है न्यूरो, लगा दो आगे, न्यूरो हाइपोफाइसिस, है ना। तो ये न्यूरो है, ये पार्स नर्वोसा भी बोलते हैं, पश्च भाग होता है। एक तो अग्रपिंड और मध्य भाग तो एडिनोहाइपोफाइसिस में निकल गया, और न्यूरो हाइपोफाइसिस में पश्च भाग आएगा, पार्स नर्वोसा आएगा। तो ये 25% हो जाएगा। देखो ये कुल ग्रंथि का 25% होता है। इसमें हाइपोथैलेमस की तंत्रिका स्ताविक कोशिकाओं के एक्जोन सिरे, अंतिम सिरे फूले होते हैं, है ना। कौन से, न्यूरो हाइपोफाइसिस में इनके क्या होते हैं, इसमें जिसमें तंत्रिका कोशिका पाई जाती है ना, उनके जो एक्जोन होते हैं ना, मतलब अंतिम सिरे होते हैं ना, अंतिम सिरे वो फूले हुए होते हैं। इन फूले हुए सिरों को क्या कहते हैं, हेरिंग काय, हेरिंग काय या हेरिंग बॉडीज कहते हैं, है ना। तो हेरिंग बॉडीज कहाँ पाई जाती है, हेरिंग काय कहाँ पाई जाती है, बॉडी का मतलब शरीर, काय, काय बोलते हैं बॉडी को। तो हेरिंग काय कहाँ पे किस में पाई जाती है, न्यूरो हाइपोफाइसिस में पाई जाती है ना। या हेरिंग काय में जो तंत्रिक कोशिकाएं पाई जाती है, जो अंतिम सिरे फूले होते हैं। आप तो ध्यान रखना, हेरिंग काय कहाँ पाई जाती है, न्यूरो न्यूरो
हाइपोफाइसिस में। दो प्रकार के, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है ये, कि कौन से हार्मोन का संश्लेषण नहीं किया जाता, मतलब पीयूष ग्रंथि द्वारा कौन से हार्मोन का संश्लेषण नहीं किया जाता, है ना। पीयूष ग्रंथि द्वारा कौन से हार्मोन का, न्यूरोहाइपोफाइसिस द्वारा कौन से हार्मोन का संश्लेषण नहीं किया जाता है, मतलब केवल संग्रह करेगा, ये दो प्रकार के हार्मोन का केवल संग्रह करेगा और स्त्रवण करता है, बस ये केवल स्त्रवण करता है ना, लेकिन संश्लेषण नहीं करता ये ध्यान रखिए, न्यूरोहाइपोफाइसिस। संश्लेषण पीयूष ग्रंथि द्वारा कौन से हार्मोन का संश्लेषण नहीं होता, न्यूरोहाइपोफाइसिस द्वारा कौन से हार्मोन का संश्लेषण नहीं होता, है ना। तो इसको देखते हैं, केवल स्त्रवण होता है, संग्रह होता है, संश्लेषण नहीं होगा। जैसे ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, है ना, ऑक्सीटोसिन या इसको पिटोसिन भी बोलते हैं या ओटी भी बोलते हैं, ओ का मतलब ऑक्सी, टी का मतलब टोसिन, ऑक्सीटोसिन, है ना। तो इसमें दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं यहाँ से, एक तो ये और एक ये, है ना, दोनों पॉइंट, पहले दोनों पॉइंट। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध के स्त्रवण को प्रेरित करेगा, संश्लेषण को प्रेरित नहीं करेगा। संश्लेषण को तो अपन ने पढ़ लिया, लेक्टोट्रोपिक हार्मोन, है ना, वो करता है प्रेरित, है ना, इस पीयूष ग्रंथि में पढ़ लिया अपन ने, लेक्टोट्रोपिक हार्मोन स्त्रवण संश्लेषण को प्रेरित करेगा, ये केवल स्त्रवण को प्रेरित कर देगा, है ना। इसके अलावा शिशु जन्म के समय गर्भाशय में कर्मानुकुंचन को प्रेरित करता है। कर्मानुकुंचन मतलब बार बार सिकुड़ना और फैलना, है ना, उसको कौन प्रेरित करता है, कौन प्रेरित करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन, तो ये स्तन ग्रंथियों में दुग्ध के स्त्रवण को कौन प्रेरित करता है, तो ऑक्सीटोसिन ही पूछा गया है ना, परीक्षा में बार बार पूछा गया है। इसके अलावा गर्भाशय में जो बच्चा होता है ना, शिशु जन्म के समय कौन प्रसव पीड़ा बढ़ाएगा, बार बार प्रसव पीड़ा मतलब कौन बढ़ाता है, गर्भाशय में कर्मानुकुंचन कौन प्रेरित करता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, सीधी सीधी याद रखना है आपको। इसे अबॉर्शन हार्मोन भी बोलते हैं, अबॉर्शन हार्मोन, जबकि प्रोजेस्टेरोन को एंटी अबॉर्शन हार्मोन कहते हैं, प्रोजेस्टेरोन को तो कहते हैं एंटी अबॉर्शन हार्मोन, और ऑक्सीटोसिन को बोलते हैं अबॉर्शन हार्मोन। मतलब परीक्षा में क्या आता है कि निम्न में से प्रसव हार्मोन है, तो प्रसव हार्मोन कौन है, ऑक्सीटोसिन बोलते हैं प्रसव हार्मोन को, है ना। इसके अलावा गाय भैंसों में दुग्ध स्त्रवण मतलब दूध का निष्कासन के लिए, दूध लाना है उनके गाय भैंसों में, दूध निकालने के लिए किसका इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन उनको लगाए जाते हैं। अब देखो, एक बार ये जनरल साइंस में क्वेश्चन आ चुका है कि माता अपने शिशु के प्रति सहानुभूति मतलब माताओं में अपने शिशु के प्रति सहानुभूति उत्पन्न कौन करता है, जब माता और शिशु आ जाए ना, तो आपको ऑक्सीटोसिन पे टिक कर देना है, भाई वो अपने बच्चों को खिला रही है, उससे दुलार करिए, प्यार करिए, तो आपको ऑक्सीटोसिन पे टिक लगाना है पेपर में, है ना। माता में अपने शिशु के प्रति सहानुभूति उत्पन्न करता है, वो सहानुभूति की कोई भी एग्जाम्पल वो आपको दे सकती है परीक्षा में, परीक्षा वाला दे सकता है आपको, है ना। तो ये हो गया आपका ऑक्सीटोसिन, है ना। इसका संश्लेषण नहीं किया जाता है इसके द्वारा, लेकिन स्त्रवण किया जाता है, केवल स्त्रवण किया जाता है। दूसरा है आपका एडीएच, एडीएच का मतलब फुल फॉर्म है इसकी एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रोसिन, है ना, वेसोप्रोसिन नाम से आ जाता है। देखो जनरल साइंस में पूछा गया एक बार कि जल के संग्रह नलिका में जल के पुनः अवशोषण को कौन बढ़ाता है ना, कौन बढ़ाता है, तो वेसोप्रोसिन हार्मोन, ऐसा पूछ लिया गया एक बार। इस हार्मोन की कमी से डायबिटीज इंसिपिडस रोग हो जाता है, जिसमें व्यक्ति को बार बार पेशाब, मतलब जल का अवशोषण ही नहीं होगा तो पेशाब तो बार बार आएगा ना, इसकी कमी, इस हार्मोन की कमी हो जाएगी तो, है ना। तो इसमें क्या होगा, अगर इस हार्मोन की कमी हो जाएगी तो डायबिटीज इंसिपिडस रोग हो जाएगा, मतलब व्यक्ति को बार बार पेशाब आएगा, टॉयलेट आएगा उसको बार बार, है ना। तो डीसीटी और संग्रह नलिका में, मतलब अपन ने पढ़ा था वृक्क, उसमें वृक्क के अंदर होते हैं, किडनी के अंदर होते हैं, है ना। तो वो जल का अवशोषण में सहायक होता है ये हार्मोन। तो ये दो हार्मोन है ना पीयूष ग्रंथि में। ये आपको हो गई आपकी पीयूष ग्रंथि खत्म। अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। तो ये है बच्चों थायराइड ग्रंथि का चित्र, थायराइड ग्रंथि की संरचना। थायराइड ग्रंथि की संरचना देखो आप, ये एच आकृति की होती है, एच आकृति दिख रही है ये आपको, है ना। ये श्वास नली के दोनों ओर स्थित होती है, आगे श्वास नली होती है, जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला इस्थमस, इस जो जुड़ा होता है ना, इससे दोनों हिस्सों को जोड़ने का काम करता है। इनका बीच का हिस्सा कहलाता है, दो पालियों में बनी होती है, मतलब एक तो दाएं पाली और एक बाएं पाली। इधर वाले को बाएं पाली बोलते हैं, जो दाएं तरफ है, इस साइड था दाएं, ये दाएं हाथ है मेरा, दाएं तरफ है वो दाएं पाली, दोनों इस्तमस के द्वारा जुड़ी होती है। इस्तमस एक गर्दन के आगे होता है यहाँ पे, ये वाला एक इसका पीछे होता है ना। तो यहाँ पे गर्दन आएगी, मतलब श्वास नली आएगी यहाँ से, है ना। तो ये श्वास नली के दोनों ओर ये पाई जाएगी, ये श्वास नली यहाँ से निकलेगी,
श्वास नली के दोनों ओर पाई जाएगी। अब देखो इसकी संरचना में क्या होता है कि थायराइड ग्रंथि के अंदर है ना क्या पाई जाती है, एक तो थायराइड पुटक, ये कोशिकाएं पाई जाती है, मतलब थायराइड पुटक है, थायराइड पुटिकाएं, पुटक या फॉलिकल्स है ना, फॉलिकल्स भी बोलते हैं इनको, थायराइड पुटक और भ्रूणोतक, भ्रूणोतक या स्ट्रोमल टिश्यू उपस्थित होता है, इसकी बनी होती है मतलब ये, है ना। भ्रूणोतक होता है, इसके अंदर चारों तरफ जो भरा होता है, थायराइड पुटक के चारों तरफ जो भरा होता है ना, लिक्विड भरा होता है, उसको बोलते हैं भ्रूणोतक, है ना। तो ये क्या करते हैं, देखो ये क्या करती है कोशिकाएं, T3 और T4 हार्मोन का स्त्रवण करती है, संश्लेषण करती है, T3 और T4। इसमें जो ये जो कोशिकाएं हैं, ये थायराइड पुटक है, ये कोशिकाएं हैं, ये T3 और T4 का संश्लेषण करती है, T3 और T4 का। T3 को बोलते हैं ट्राई, टी का मतलब ट्राई, थ्री का तीन आ गया ना, तो तीन का मतलब है ट्राई, ट्राई आइडो थायरोनिन, ट्राई आइडो थायरोनिन। और T4 का मतलब है, फोर का मतलब है चार, का मतलब होता है टेट्रा, चार को टेट्रा बोलते हैं, तीन को ट्राई बोलते हैं। तो वो ये पूरा शब्द आइडोथायरोनिन का आगे टेट्रा लगा दो, टेट्रा आइडोथायरोनिन, है ना। और जो ये T4 है इसी को अपन थायरोक्सिन हार्मोन बोलते हैं, T4 को ही क्या बोलते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन। इसका ध्यान रखना कि थायरोक्सिन हार्मोन कौन सा होता है, तो T4 होता है ना, वही थायरोक्सिन हार्मोन होता है, T4 को बोलते हैं, ना कि T3, है ना। तो ये है इसमें इसकी संरचना में, ठीक है। तो दूसरी आपकी थायराइड ग्रंथि है ना, थायराइड ग्रंथि, यह ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि। देखो सबसे बड़ी अंतःस्रावी, अगर आपको पेपर में अंतःस्रावी शब्द दिख गया ना, तब तो थायराइड पे टिक लगा देना। लेकिन आपको डायरेक्ट पूछा जाए कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है ना, वो ये नहीं दिया आपको कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी शब्द नहीं दिया आपको, वो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, तो आपको यकृत पे टिक लगाना है या लीवर पे टिक लगाना है ना, वो यकृत दे देगा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो यकृत होती है, लीवर होती है, जिगर भी बोल सकते हैं इसको, जिगर, है ना। तो सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है, यकृत होती है। लेकिन अगर सबसे बड़ी ग्रंथि बोले, डायरेक्ट बोले सबसे बड़ी अंतःस्रावी शब्द दे देना आपको, अंतःस्रावी शब्द, तो आएगा थायराइड, है ना। अब यह ग्रंथि एच आकृति की होती है, तो एच आकृति की ग्रंथि कौन सी होती है, तो ये, है ना। मटर के दाने की कौन सी थी, पीयूष ग्रंथि कौन सी थी, मटर के दाने की आकृति, तो एच आकृति की कौन सी थी, ये, है ना। एक और आती है कोमा आकृति की, कोमा आकृति की ग्रंथि कौन सी होती है, तो पीनियल ग्रंथि, पीनियल, है ना, पढ़ेंगे अपन। जो पीनियल ग्रंथि होती है, पीनियल ग्रंथि, ये होती है कोमा आकृति की होती है ना। तो एच आकृति की होती है ना, थायराइड ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि कोमा आकृति की होती है, और पीयूष ग्रंथि मटर की आकृति की होती है ना। दो पालियों में विभक्त होती है, दो पालियों में विभक्त होती है ना, मतलब दाएं पाली बाएं पाली, और स्थमस के द्वारा जुड़ी होती है। तो आपने वीडियो में देख लिया होगा कि ये स्थमस के द्वारा जुड़ी होती है ना, स्थमस के द्वारा जुड़ी होती है। स्थिति देखो, ये कौन सी ग्रंथि कहाँ पे स्थित होती है, आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे पीयूष ग्रंथि तो मस्तिष्क में स्थित होती है, लेकिन थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है, थायराइड ग्रंथि देखो गले में स्थित होती है, गले के दोनों ओर स्थित होती है, सीधी सी बात है, गले में स्थित होती है, गले में कंठ के दोनों ओर स्थित होती है, ऐसे कह सकते हो आप। या कह सकते हो कि कंठ की थायराइड उपास्थि के पास स्थित होती है, मतलब कंठ के आसपास स्थित होती है ना, गले के दोनों ओर स्थित होती है, ठीक है ना। यह ग्रंथि थायराइड पुटिकाओं द्वारा निर्मित होती है, थायराइड पुटिकाओं या थायराइड पुटक, पुटक भी दे सकता है डायरेक्ट, पुटक, पुटिकाओं का मतलब फॉलिक्यूल, इंग्लिश में फॉलिक्यूल बोलते हैं, थायराइड फॉलिक्यूल द्वारा निर्मित होती है। इसके अलावा भरण उत्तक भी भरा होता है इसमें ना, भरण उत्तक या ग्राउंड टिश्यू, है ना। तो भरण उत्तक या ग्राउंड टिश्यू, उसके द्वारा ये निर्मित होती है थायराइड पुटिकाओं द्वारा, जो थायरॉक्सिन हार्मोन का स्त्रवण करती है। कौन थायरॉक्सिन हार्मोन का स्त्रवण करती है, थायराइड ग्रंथि या थायराइड पुटिकाओं द्वारा इसका स्त्रवण होता है। इस ग्रंथि से दो प्रकार के हार्मोन दो प्रकार के हार्मोन देखने अपन को। तो पहला है आपको थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन, है ना। तो देखिए इसमें आप, थायरॉक्सिन हार्मोन शारीरिक वृद्धि और मानसिक विकास में सहायक होता है। देखो मानसिक विकास में सहायक, इसका मतलब होता है कि जैसे मन बढ़िया बुद्धि होगी बच्चे में, है ना, उसकी इंटेलिजेंस अच्छी होगी, बुद्धि अच्छी होगी। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो वो बच्चा कैसे होगा, मंद बुद्धि का होगा, जो मंद बुद्धि होती है वैसा होगा बच्चा, है ना। इसके अलावा शारीरिक वृद्धि में कौन सी प्रभावित करती है इसको, शारीरिक वृद्धि जैसे शारीरिक थायरॉक्सिन हार्मोन जैसे शारीरिक वृद्धि में होगा, जैसे मुख बधिर बच्चा होता है ना, मुख बधिर बच्चा, अगर शारीरिक इसकी कमी हो जाएगी तो बच्चा कैसे पैदा होगा, जो गर्भ में बच्चा है माँ के,
वो कैसा पैदा होगा? थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होने से मूक बधिर बच्चा पैदा होगा। मूक बधिर मतलब गूंगा बेरा। तो इस सारी बुद्धि को प्रभावित करता है सीधा सीधा, और मानसिक विकास को, मंद बुद्धि को प्रभावित करता है ना। बच्चा इंटेलिजेंट होगा। तो थायरॉक्सिन हार्मोन, देखो दोनों लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ परीक्षा, ये बार बार पूछी जाती है परीक्षा में कि थायरॉक्सिन हार्मोन किसको क्या करता है। आधारीय उपापचयी क्रियाओं के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है ना। आधारीय उपापचय ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, यह भी लिख सकते हैं, है ना। यह के आगे एक ही मात्रा भी लिख सकते हैं। आधारीय उपापचयी बेसिक मेटाबॉलिक रेट या बेसिक मेटाबॉलिक, है ना। तो ये मतलब आधारिक उपापचयी रिएक्शंस, इनमें क्रियाओं, आधारिक उपापचयी क्रियाओं को, मतलब उपापचयी क्रिया होती है ना हमारे शरीर में, उनका नियमन करता है। कौन करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन, है ना, या थायराइड ग्रंथि जो भी है ना। और कायांतरण में सहायक होता है। तो कायांतरण में कौन सहायक होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन। मतलब मैं आपको बताऊं, कायांतरण का मतलब होता है, जैसे मेंढक का जो लार्वा होता है ना, टेडपोल लार्वा, मेंढक का बच्चा जो छोटा सा होता है ना, उसको टेडपोल लार्वा बोलते हैं अपन, है ना। तो टेडपोल लार्वा है ना, वहां से उसमें कायांतरण होता है, वो उसमें परिवर्तन होते हैं, फिर वो मेंढक बन जाता है। तो उसको बोलते हैं कायांतरण। तो मेंढक में कायांतरण बढ़ाने के लिए जल में आयोडीन मिलाया जाता है। देखो आयोडीन किसके लिए जरूरी? थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए जरूरी। थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए, संश्लेषण के लिए क्या जरूरी? आयोडीन जरूरी है ना। तो इससे क्या होगा? थायरॉक्सिन हार्मोन बन जाएगा आयोडीन मिलाएंगे तो, और वो कायांतरण में सहायक हो जाएगा। तो मेंढक में कायांतरण बढ़ाने के लिए जल में क्या मिलाया जाना चाहिए? आयोडीन मिलाया जाता है। इंपॉर्टेंट है दोनों, आयोडीन और आधार उपापचयी क्रियाओं। थायरॉक्सिन हार्मोन को कैलोरीजन हार्मोन भी कहते हैं। देखो कैलोरीजन मतलब ये ऊर्जा प्रदान करता है ना, तो कैलोरी का मतलब ऊर्जा, है ना, ऊर्जा प्रदान करने वाला हार्मोन कैलोरीजन हार्मोन भी कहते हैं, है ना। थायरॉक्सिन हार्मोन के कम स्त्रावण से क्रिटिनिज्म या जड़ वामनता या शारीरिक और मानसिक रूप से बौनापन रोग, है ना, ये सारे रोग हो जाते हैं। मिक्सोडिमा भी हो जाता है। मिक्सोडिमा या गर्ल्स का रोग भी बोलते हैं इसको, गर्ल्स का रोग, गर्ल्स रोग, है ना। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को एंडेमिक घेंगा घेंगा रोग हो जाता है उनको, है ना। एंडेमिक घेंगा, इस या गलगंड रोग भी बोलते हैं। घेंगा रोग किसके कारण होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन के कम स्त्रवण से। देखो कम स्त्रवण और अधिक स्त्रवण, ये दो पढ़ने अपन को, है ना। तो कम स्त्रवण से ये सारे रोग हो जाएंगे, मतलब, है ना, घेंगा हो जाएगा, गलगंड रोग हो जाएगा, और हाशीमोटो रोग भी हो जाता है। तो हाशीमोटो रोग किससे होता है? कमी से होता है। आपको जाने ना, कम स्त्रवण के कारण होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से। तो कम स्त्रवण के कारण होता है ना। अब हाशीमोटो रोग को क्या बोलते हैं? थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन कि कौन किस रोग को थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या कहा जाता है? तो हाशीमोटो रोग को कहा जाता है ना। अब थायरॉक्सिन हार्मोन के अधिक स्त्रवण से, देखो अधिक स्त्रवण से क्या होगा? इसको बोलेंगे, इसके कारण कौन से रोग हो जाएंगे? नेत्रोन सेधी गलगंड, नेत्रोन सेधी गलगंड या ग्रेव रोग, ग्रेव रोग भी बोलते हैं। तो थायरॉक्सिन हार्मोन के अधिक स्त्रवण से होंगे ग्रेव रोग, है ना, और प्लूमर रोग हो जाएंगे। तो ग्रेव रोग किससे संबंधित होता है? थायराइड ग्रंथि से संबंधित होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन से संबंधित होता है ग्रेव रोग। दूसरा देखो हार्मोन इसका कैल्सिटोनिन, नाम से स्पष्ट है। कैल्सिटोनिन क्या होगा? हमारे जो हड्डियां काहे की बनी होती है? कैल्शियम की। तो हड्डियों में कैल्शियम डालेगा ये, रक्त से कैल्शियम निकाल के हड्डियों में डाल देगा, है ना। हड्डियां मजबूत करता है, मतलब देखो ये हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम कर, देखो रक्त में मतलब खून में हमारे जो रुधिर है, जो रक्त है, उसमें कैल्शियम की मात्रा को कम करेगा। और अस्थियों में, अस्थियों मतलब हड्डियों में कैल्शियम को जमाव को बढ़ाता है, मतलब हड्डियों को मजबूत करेगा ये, है ना। मतलब हड्डियों में कैल्शियम डालेगा ये। कौन? कैल्सिटोनिन, नाम से कैल्सी है ना। कैल्सिटोनिन को थायरो कैल्सिटोनिन भी बोल सकते हैं। परीक्षा में आपके थायरो कैल्सिटोनिन भी आ सकता है। थायरो के आगे, कैल्सी के आगे, कैल्सिटोनिन के आगे थायरो लगा दो भाई, थायरोक्सिन है ना, थायरो। तो थायरो कैल्सिटोनिन या कैल्सिटोनिन हार्मोन, ये दो हार्मोन इस तरह स्रावित होते हैं, है ना। तो ये आपकी थायराइड ग्रंथि। तीसरी है आपकी पैराथायराइड ग्रंथि। तो देखो पैराथायराइड ग्रंथि, इनकी संख्या दो जोड़ी होती है, मतलब दो जोड़ी होगी, मतलब चार होगी ये है ना, चार होगी। अभी कहाँ पे स्थित होती है? थायराइड ग्रंथि के पृष्ठ सतह पर। यह ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के पृष्ठ सतह पर स्थित होती है, मतलब थायराइड ग्रंथि की ऊपरी होगी ये स्थित, है ना। तो देखो बच्चों, पैराथायराइड ग्रंथि कहाँ पे स्थित होती है? पृष्ठ पे होती है, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, कहीं पे बना दो आप दो जोड़ी, मतलब एक तो यहाँ पे एक ऊपर, ऐसे ऐसे इस पृष्ठ सतह पे स्थित होती है इसकी, पृष्ठ सतह पे स्थित होती है। तो मतलब गले में होगी ये, क्योंकि थायराइड ग्रंथि भी गले में होती है ना। तो पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित पैराथार्मोन हार्मोन, मतलब इसके द्वारा कौन सा हार्मोन का स्त्राव होगा? पैराथार्मोन हार्मोन का।
इसके अलावा पैराथार्मोन हार्मोन या पैराथायराइड हार्मोन एक ही बात है, या कोलिफ हार्मोन भी बोलते हैं, है ना। तो परीक्षा में एक बार आ चुका है कि पैराथायराइड द्वारा कौन से हार्मोन का स्राव होता है, तो कोलिफ हार्मोन था उसमें, है ना। के द्वारा रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रण किया जाता है। देखो कि रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा का नियंत्रण करता है ये। तो मतलब पैराथायराइड हार्मोन, इस हार्मोन का क्या कार्य है, जो पैराथार्मोन हार्मोन है इसका क्या कार्य है, इसका कार्य है रक्त में कैल्शियम आयन को के स्तर को बढ़ाना। मतलब ये क्या करता है, रक्त में कैल्शियम आयन, अब कैल्शियम आयन कहाँ होते हैं, हड्डियों में, तो हड्डियों से क्या करता है, ये कैल्शियम आयन निकाल के रक्त में डाल देगा, सीधा सीधा रक्त में डाल देगा। इससे क्या होगा, अगर ज्यादा, अभी देखो इसका अधिक स्त्रावण या कम स्त्रावण से क्या फर्क पड़ेगा। अब देखो रक्त, इसका काम क्या है, हड्डियों में से रक्त निकाल के, हड्डियों में से कैल्शियम आयन निकाल के, कैल्शियम निकाल के किसमें डालेगा, रक्त में। तो क्या होगा, अगर रक्त में ज्यादा कैल्शियम आएगा तो पथरी बन जाएगी, है ना, किडनी में, वृक्क के माध्यम से किडनी में चला जाएगा, वृक्क में पथरी बन जाएगी। देखो अधिक स्त्रावण से, और क्या होगा, हड्डियां खोखली हो जाएगी क्योंकि हड्डियों में से कैल्शियम निकल जाएगा। देखो पैराथार्मोन हार्मोन के कम, अब देखो कम स्त्रावण से क्या होगा, अगर कम स्त्रावण होगा तो रक्त में कैल्शियम, मतलब हड्डी, तो क्या होगा, टिटेनी रोग हो जाएगा। कम स्त्रावण से तो ये होगा, टिटेनी रोग हो जाएगा। लेकिन अगर अधिक स्त्रावण होगा तो अधिक स्त्रावण से क्या होगा, इसका काम क्या है, रक्त में कैल्शियम आयन को बढ़ाना, रक्त में कैल्शियम ज्यादा लाना, है ना। तो अगर ये ज्यादा बनेगा रक्त में देखो अधिक इसका अधिक स्त्रावण होगा तो रक्त में कैल्शियम अधिक होगा, रक्त में कैल्शियम अधिक बढ़, अब रक्त में कैल्शियम अधिक होगा तो रक्त, तो क्या होगा, पथरी बन जाएगी। कहाँ बनेगी, किडनी में बन जाएगी पथरी। क्यों, क्योंकि रक्त के माध्यम से कैल्शियम कहाँ चला जाएगा, किडनी में चला जाएगा, वृक्क में चला जाएगा, वृक्क में पथरी बन जाएगी। देखो, और अधिक स्त्रावण से क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, क्योंकि हड्डियों से तो वो निकल गया ना, कैल्शियम निकल गया, तो अस्थियां, हड्डियां क्या बंगूर हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी हड्डियां। बंगूर का मतलब टूटकर बिखरना, किसी की चीज को थोड़े से मारोगे आप तो टूटकर बिखर जाएगी, तो उसको बोलते हैं बंगूर। तो हड्डियां क्या है, बंगूर हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी मेनली, है ना। तो ऑस्टियोपोरोसिस ही होता है, ऑस्टियोपोरोसिस। एक और देखो, ऑस्टियोमलेशिया एक और शब्द है, टेक्निकल शब्द ऑस्टियोमलेशिया, है ना। तो ये पोरोसिस है और ये मलेशिया है। तो इसमें ये क्या होता है, ये भी एक बीमारी होती है जो विटामिन डी की कमी से होती है, और इस रोग में हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। किस रोग में, ऑस्टियोमलेशिया में। और ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होगा, हड्डियां कमजोर हो जाएगी, भंगुर हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सारा तो कैल्शियम कहाँ चला गया, रक्त में चला गया। चौथी है आपकी एड्रिनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि या संकटकालीन ग्रंथि। देखो संकटकालीन या आपातकालीन एक ही बात है, आपातकालीन संकटकालीन एक ही बात है ना। तो देखो देखो बच्चों, ये एड्रिनल ग्रंथि का चित्र है। एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पे स्थित होती है, जो हमारी किडनी है, जो हमारे वृक्क है, वृक्क के ऊपर स्थित होती है ना। इसलिए इसको, ये एड्रिनल ग्रंथि मतलब ये वाली, है ना, इसलिए इसको अधिवृक्क ग्रंथि भी बोलते हैं। वृक्क के ऊपर, अधि का मतलब ऊपर, तो वृक्क के ऊपर स्थित होती है, जिसको एड्रिनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं इसको, है ना। ये एड्रिनल ग्रंथि है, ये एड्रिनल ग्रंथि। तो ये एड्रिनल ग्रंथि है ना, इसमें 3 स्तर पाए जाते हैं। सबसे बाहरी परत होती है, सबसे बाहरी स्तर होता है ये, है ना, इसको बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। उसके बाद ये भीतरी परत होती है ना, भीतरी स्तर होता है, मध्य स्तर होता है, मतलब ये, है ना। सबसे बाहर जोना ग्लोमेरुलोसा, उसके बीच अंदर ये, फिर उसके भी अंदर ये जोना रेटिकुलेटा, है ना। तो रेटिकुलेटा सबसे अंदर होगा, और सबसे अंदर यहाँ पे ये होगा एड्रिनल मेडुला, है ना, सबसे अंदर। तो इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स। इसको वल्कूट भी बोलते हैं, कॉर्टेक्स को, है ना। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला अंदर है, अंदर है। मध्यांश बोलते हैं इसको, मध्यांश हिंदी में, है ना। मेडुला को मध्यांश बोलते हैं और कॉर्टेक्स को वल्कूट बोलते हैं। तो आप तो इंग्लिश में ध्यान रखो कि 3 स्तर पाए जाते हैं, सबसे बाहर ये, फिर उसके बीच में ये, मध्य परत ये, और सबसे भीतर ये, है ना, ये सबसे भीतर। और इसके अंदर जो ये पाया जाता है ना, ये मेडुला सबसे, है ना। कोर्टेक्स तो ये तीनों मिला के कोर्टेक्स कहलाता है। कोर्टेक्स के 3 स्तर होते हैं, जोना फेसिकुलेटा, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और रेटिकुलेटा। तीनों में जोना है मतलब, है ना। तो ये ग्लोमेरुलोसा, ये फेसिकुलेटा, ये रेटिकुलेटा, है ना। अंदर पाने जाओ, सबसे भीतरी परत होती है अंदर, ये वाली रेटिकुलेटा, जोना। और ये बीच वाली है ना, ये बीच वाली फेसिकुलेटा, जोना फेसिकुलेटा। और ये सबसे बाहर वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली होगी आपके जोना ग्लोमेरुलस, है ना। तो ये है एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है। इसे 3F ग्रंथि बोलते हैं, 3F 3R F आएगी, या 4S, ये देखो 4S भी बोलते हैं इसको, ये 4S। तो यहाँ 3F का मतलब क्या है, फाइट, एक F का मतलब होता है फाइट,
दूसरा फियर और फ्लाइट, मतलब फाइट का मतलब होता है लड़ो, है ना। इस फाइट का मतलब होता है, फाइट का मतलब लड़ना, फियर का मतलब डरना, डरो, फ्लाइट का मतलब भागना, भाग जाओ, मतलब लड़ो डरो या भागो, ये होता है इसका। और फॉरेस्ट ग्रंथि भी कहते हैं इसको, मतलब टेंशन, स्ट्रेस का मतलब तनाव, टेंशन आ जाएगी इंसान को, तनाव। सॉल्ट साल्ट, और दूसरा इसका मतलब होता है शुगर, और चौथे इसका मतलब होता है सेक्स। तो इस ग्रंथि भी कहते हैं, मतलब 3F और 4S ग्रंथि किसे बोलते हैं, परीक्षा में आ चुका है क्वेश्चन, तो एडिनल ग्रंथि को बोलते हैं, है ना। या आपातकालीन ग्रंथि, तो ये सब क्या है, एडिनल ग्रंथि है ना। और ये कहाँ पे पाई जाती है, देखो वृक्क के ऊपर पाई जाती है, स्थिति देखो वृक्क की सतह पर स्थित होती है, मतलब वृक्क के ऊपर स्थित होती है, दो भागों में विभेदित होती है, देखो दो भागों में विभेदित होती है ना। तो कौन कौन से वो दोनों भाग, देखो दोनों भाग है, एडिनल कोर्टेक्स, अब इसमें भी बहुत सारे आएंगे एडिनल कोर्टेक्स में, एडिनल कोर्टेक्स की मतलब भाग आएंगे अलग अलग। तो एडिनल कोर्टेक्स के क्या होता है, देखो कोई भी चीज कोर्टेक्स आ गया ना, तो इसका मतलब परिधि वाला भाग होता है वो कोर्टेक्स होता है हमेशा, और जो मेडुला होता है ना वो केंद्र वाला भाग होगा, है ना, फिक्स है। तो यह परिधीय भाग होता है, एडिनल कोर्टेक्स परिधीय भाग होता है, कुल ग्रंथि का 75%, मतलब 75% तो ये होगा, और बाकी जो मेडुला है ना वो 25% होगा। वो लाइन जो आने वाली है वो यहीं पे मैंने क्लियर कर दी है आपकी, है ना। अब देखो कोर्टिकोइड समूह के हार्मोन का स्त्राव होता है, कोर्टिकोइड, वहां पे तो ट्रोपिक था, पीयूष ग्रंथि में ट्रोपिक हार्मोन, और ये कोर्टिकोइड हार्मोन, समूह के हार्मोन का स्त्राव होता है। एड्रिनल कोर्टेक्स 3 भागों में बांटा गया, देखो एड्रिनल ग्रंथि को तो 2 भागों में बांटते हैं, एड्रिनल कोर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला, है ना। अब जो एड्रिनल कोर्टेक्स है इसको भी 3 भागों में बांटते हैं, कौन कौन से, सबसे पहले जोना ग्लोमेरुलसा। अब देखो इसमें लाइन है, सबसे बाहरी भाग कौन सा है, आपको तीनों याद होना चाहिए, सबसे बाहरी भाग कौन सा है, सबसे भीतरी भाग कौन सा है, बाहर से भीतर की ओर क्रम बताओ इसका, है ना, परीक्षा में आता है। तो सबसे बाहर है जोना ग्लोमेरुलोसा, ग्लोमेरुलस पढ़ा है ना आपने, ग्लोमेरुलस वृक्क में, है ना, उत्सर्जन तंत्र में, नेफ्रॉन में, तो जो ना ग्लोमेरुलोसा, है ना। और ये तो सबसे बाहरी है। अब इसका बाद है जो ना फेसिकुलेटा, ये मध्य भाग होता है, देखो सबसे मध्य भाग होता है, सबसे बड़ा भाग होता है, मतलब मध्य भाग कौन सा है, जो ना फेसी वाला बीच में आ गया, फेसी का मतलब ये फेसी आ गया ना, तो ये बीच में। और इसके बाद तीसरा भाग इसका जो ना रेटिकुलेटा, तो रेटी है ना, रेटी, ये आ गया सबसे भीतरी भाग, सबसे भीतरी भाग। तो सबसे बाहर कौन सा है और सबसे भीतर कौन सा है, बाहर से भीतर की ओर क्रम में जवाब, इसको ध्यान होना चाहिए, 3 भाग है इसके, है ना। अब देखो जो जोना ग्लोमेरुलोसा है ना, जोना ग्लोमेरुलोसा ये किसका स्त्रवण करता है, ये करता है मिनरेलो कोर्टिकोइड समूह के हार्मोन का स्त्रवण करता है ना। अब उसमें भी यह लाइन आपको ध्यान रखना है, जो ग्लोमेरुलोसा है ना ये किसका स्त्रवण करता है, मिनरेलो, है ना, मिनरल का, है ना, मिनरेलो कोर्टिकोइड का समूह के हार्मोन का स्त्रवण का। तो मिनरेलो कोर्टिकोइड, ये कोर्टिकोइड पीछे वाला तो सेम ही रहेगा सबके, है ना, बाकी देख लो आप, ये तो मिनरेलो कोर्टिकोइड है ना। और ये करेगा वेसिकुलेटा किसका करेगा, ग्लूकोकोर्टिकोइड, ये ग्लूको का करेगा, ग्लूकोकोर्टिकोइड। और ये जो रेटिकुलेटा है, जो रेटिकुलेटा, ये किसका करेगा, गोनेडोकोर्टिकोइड। कोर्टिकोइड तो सबके पीछे लग रहा है, कोर्टिकोइड तो सबके पीछे लग रहा है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन ये ग्लूकोकोर्टिकोइड का कर रहा है, और कौन गोनेडोकोर्टिकोइड का कर रहा है ना। तो रेटी वाला है ना गोनेडो का कर रहा है, फेसिकुलेटा वाला है ना फेसी वाला, ये ग्लूको का कर रहा है, ग्लूको का। और जो ग्लोमेरुलोसा है ये मिनरलों का कर रहा है, मिनरल मतलब लवण, सोडियम क्लोराइड ये सब लवण, ये सब आयनित होते हैं, मिनरल्स होते हैं, है ना। अब देखो मतलब इसमें ये आएंगे, मिनरल्स वाले आएंगे इसमें, जैसे कि एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन क्या होता है, इसे जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन किसे बोलते हैं, एल्डोस्टेरोन। अब यहाँ पे मिनरल और कोर्टिकोइड पढ़ा है ना, तो इसमें कहीं ना कहीं मिनरल्स आएगा। देखो ये क्या करता है, एल्डोस्टेरोन का काम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, संग्रह नलिका में सोडियम आयन के अवशोषण को बढ़ाता है। जो हमने नेफ्रॉन पढ़ा था वहाँ पे पढ़ी थी संग्रह नलिका, वृक्क के अंदर, है ना, वृक्क के आंतरिक संरचना में। तो संग्रह नलिका में जो टॉयलेट बनता है ना, तो संग्रह नलिका में सोडियम आयन के अवशोषण को कौन बढ़ाता है, सोडियम आयन की जगह नमक भी दे देता है वो, है ना, तो कुछ भी दे देता है वो। तो सोडियम के अवशोषण को कौन बढ़ाता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट। एल्डोस्टेरोन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, देखो कमी से जरूर ध्यान रखना कि कमी से कौन सा, कमी से होता है या अधिकता से होता है, तो एडिशन का रोग होता है, और कौन किससे होता है, कमी से होता है, ना कि अधिकता से।
है ना। ये तो कमी से होता है एडिशन का रोग, है ना। एडिशन का रोग किससे संबंधित, एल्डोस्टेरोन से। दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। और अधिकता से कौन सा रोग हो, एल्डोस्टेरोन की अधिकता से कौन सा रोग हो जाए, कौन सा रोग हो जाता है, जोना। अगला है आपका जोना फेसिकुलेटा, तो ये मध्य भाग होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। ग्लूकोकोर्टिकोइड समूह के हार्मोन का स्त्रवण करता है, जैसे कि कोर्टिसोल। अपन को कोर्टिसोल पढ़ना है। तो कोर्टिसोल देखो क्या काम करता है, यह अंग प्रत्यारोपण में सहायक होता है। अंग प्रत्यारोपण जानते हो ना, कोई भी ऑर्गन का अपन ट्रांसप्लांट करते हैं ना, ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, है ना। जैसे हृदय का एक आदमी से दूसरे आदमी में कर दिया, तो उसमें सहायक होता है ये हार्मोन। इसके अलावा अस्थि उपचार में, जो अर्थराइटिस हो जाता है किसी को, तो उसके उपचार के लिए, मतलब गठिया, अर्थराइटिस का मतलब गठिया, तो उसके उपचार के लिए काम आता है ना। और कोर्टिसोल की अधिकता से क्या रोग होगा, कुशिंग रोग हो जाता है। कोर्टिसोल की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है, कुशिंग। कुशिंग रोग में क्या होगा, हाथ व पैरों पर श्लेष्मा का जमाव अधिक हो जाता है। हाथ व हमारे हाथ जो पैर होते हैं उनमें श्लेष्मा का जमाव अधिक हो जाता है। तो कुशिंग रोग किससे होता है, कोर्टिसोल से होता है ना। अब जोना रेटिकुलेटा है, सबसे भीतरी भाग होता है, पढ़ लिया अपन ने, है ना। गोनेड देखो, गोनेड, गोनेड का मतलब है गोनेडोकोर्टिकोइड। इसमें गोनेड का मतलब है, गोनेड का मतलब क्या होता है, जनद होते हैं ना हमारे वसन अंडा से, उन्हीं को तो गोनेड बोलते हैं हम, है ना। तो वही आएंगे इसमें, जो वर्षण अंडाशय से निकालेगा। देखो, जैसे जनन हार्मोन, मतलब गोनेडोकोर्टिकोइड समूह के हार्मोन का स्त्रवण करता है ये, कौन सा, जोना रेटिकुलेटा। तो ये रेटिकुलेटा गोनेडोकोर्टिकोइड का स्त्रवण करता है, रेटी और एक गोनेडो। जब जैसे जननम, मतलब वर्षण अंडाशय के द्वारा जो स्त्रावित होंगे ना हार्मोन, वो इसमें आएंगे। तो वर्षण के द्वारा देखो, वर्षण के द्वारा नर जननंग, नर जनन हार्मोन को क्या बोलते हैं, वर्षण के द्वारा तो टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का स्त्रवण होता है ना। और अंडाशय के द्वारा प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रवण होता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रवण होता है। तो ये मादा जनन होता है, महिला में होता है ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। और नर जनन हार्मोन मतलब आदमी में होता है ये टेस्टोस्टेरोन। इनसे क्या होता है कि द्वितीय लैंगिक लक्षण आते हैं, है ना। द्वितीय लैंगिक लक्षण प्रकट होते हैं आदमी में भी औरत में भी। तो द्वितीय लैंगिक लक्षण क्या होते हैं, जैसे है ना, और त्वचा पतली मुलायम हो जाएगी उनकी, शरीर पर उनके बाल कम होंगे महिलाओं में। लेकिन लड़कों में क्या होगा, द्वितीय लक्षण, शरीर पर ज़्यादा बाल आएंगे, आवाज़ भारी हो जाएगी उनकी। तो ये है द्वितीय लैंगिक लक्षण। तो आपको जरूर ध्यान रखना है इनका। अब देखो, ये इन हार्मोन की कमी से, मतलब ये टेस्टोस्टेरोन है और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है, इन हार्मोन की कमी से क्या होगा, महिलाओं में तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, हिर्सुटिज्म। हिर्सुटिज्म बीमारी हो जाएगी महिलाओं में। तो हिर्सुटिज्म का एक और नाम है एड्रिनल विरिलिज्म, एड्रिनल विरिलिज्म बीमारी, है ना। मतलब महिलाओं में तो हो जाएगी हिर्सुटिज्म, है ना। जिससे क्या होगा, महिलाओं में पुरुषों के समान लक्षण, महिलाओं में पुरुषों, मतलब उल्टा हो जाएगा इसमें। देखो मैं आपको बताऊं, महिलाओं में तो हो जाएगी हिर्सुटिज्म, और पुरुषों में हो जाएगी कौन सी, गायनेकोमेस्टीजिया। पुरुषों में कौन सी हो जाएगी, गायनेकोमेस्टीजिया। तो पुरुषों में महिलाओं के समान लक्षण प्रकट हो जाएंगे, उत्पन्न हो जाते हैं। उल्टा हो जाएगा, महिलाओं में तो हिर्सुटिज्म हो जाएगा, और पुरुषों में क्या होगा, गायनेकोमेस्टीजिया हो जाएगा। जिससे क्या है, एक दूसरे विपरीत लक्षण प्रकट हो जाएंगे, विपरीत लिंग वाले के लक्षण प्रकट हो जाएंगे इसमें। महिलाओं में तो पुरुषों के लक्षण प्रकट हो जाएंगे, और इसमें पुरुषों में महिलाओं के लक्षण प्रकट हो जाएंगे। तो ये है, तो महिला हिर्सुटिज्म तो होगा महिलाओं में, कमी से ही होगा, और है ना, और पुरुषों में होगा गायनेकोमेस्टीजिया। अब दूसरा भाग देख लो इसको, एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल कोर्टेक्स 75% भाग होता है, तो ये कितना बचा, 25% भाग। तो 25% भाग ये केंद्रीय भाग होता है, ये मेडुला में से केंद्र में होता है, तो ये केंद्रीय भाग होता है। अब ये आगे एक बार क्वेश्चन कि क्रोमोफिन्स कोशिकाओं से कौन सा भाग बना होता है, तो मेडुला होता है। एड्रिनल मेडुला में पाई जाती है क्रोमोफिन्स कोशिकाएं। दो प्रकार के हार्मोन का स्त्रवण होता है, देखो दो प्रकार के हार्मोन है, इनको पढ़ लेते हैं, फिर एड्रिनल ग्रंथि खत्म हो जाएगी। पहला है आपका एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन। एड्रिनलिन हार्मोन या एपिनेफ्रिन का मेनली यही पूछा जाता है, ये तो ना के बराबर आता है, लेकिन आप इसको देख लो, एड्रिनलिन हार्मोन क्या होता है, या एपिनेफ्रिन नाम से आ जाता है कई बार। तो इसको संकटकालीन हार्मोन कहते हैं, या आपातकालीन, यह संकटकालीन हार्मोन या आपातकालीन हार्मोन। आपातकालीन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। तो आपातकालीन हार्मोन किसको बोलते हैं, एड्रिनलिन को या एपिनेफ्रिन को, कुछ भी नाम दे सकता है परीक्षा में। यह हार्मोन विकट परिस्थितियों में साहस प्रदान करता है। विकट परिस्थितियां मतलब विपरीत परिस्थितियां, है ना। जब हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, जैसे कुछ भी हो गया, मतलब सांप दिख गया हमें, या हमें हमारे सामने शेर आ जाए, तो उसमें हम साहस कौन सा हार्मोन प्रदान करेगा विपरीत परिस्थितियों में, तो यही हार्मोन करेगा एड्रिनलिन, है ना। जैसे हृदय धड़कन बढ़ जाएगी, है ना। श्वसन दर को बढ़ा देता है ये हार्मोन। रक्तदाब या बीपी को भी बढ़ा देता है ये हार्मोन, है ना। आंखों की पुतलियों को फैला देता है, आंखों की पुतलियों को फैला देगा। या इरेक्टोपिलाई पेशियां, जो इरेक्टर पिलाई पेशियां हैं जो हमारी त्वचा में पाई जाती है, उनमें संकुचन बढ़ा देता है ये। जिससे क्या होता है, हमारे जो बाल है ना, रोंगटे, वो खड़े हो जाते हैं, है ना। रोंगटे, हमारे जो बाल हैं, जो रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाना,
वो एड्रेनलिन हार्मोन के कारण होता है ना। इसके अलावा दूसरा है आपका नॉर एड्रेनलिन हार्मोन या नॉर एप्रिनेफ्रिन, है ना। नॉर नॉर लगा दो दोनों को आगे। ये हार्मोन रुधिर वाहिनियों में संकुचन बढ़ाता है। रुधिर वाहिनियों में कौन संकुचन बढ़ाता है? आपका नॉर एड्रेनलिन। आर नाल की गति को कम करता है कौन? ये नॉर एड्रेनलिन। तो मेन चीज देखो, अब ये मेन तो एड्रेनलिन पूछा जाता है यहाँ, है ना। जो हो गया आपका एड्रिनल, नॉर एड्रेनलिन। अब देखो एड्रिनल और नॉन एड्रिनल को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? कैटेकोलमिनस कहते हैं, कैटेकोलमिनस, है ना। इन्हें आपातकालीन हार्मोन या युद्ध हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये। आपातकालीन हार्मोन या युद्ध हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन, कुछ भी दे देगा वो आपको। अगली ग्रंथि है आपकी अग्नाशय ग्रंथि। तो देखो अग्नाशय ग्रंथि क्या होता है? यह क्या होती है? यह लैंगरहैंस द्वीपों से निर्मित होती है। भाई अपन ने पाचन तंत्र में पढ़ लिया इसको, इस ग्रंथि को। किससे निर्मित होती है? जो लैंगरहैंस जो द्वीप होते हैं ना, द्वीप द्वीप जो लैंगरहैंस के जो द्वीप है वो किस में पाए जाते हैं? अग्नाशय ग्रंथि में पाए जाते हैं, है ना। तो इसको पढ़ लिया पढ़ने में से। यह एक मिश्रित ग्रंथि है। देखो मिश्रित ग्रंथि का पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। तो ये पाचन तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ लिया इसको, है ना। तो पाचन तंत्र वाले में आप इसको देख सकते हो। पूरी अग्नाशय ग्रंथि दे रखी है वहाँ पर। निम्न कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी कोशिकाएं हैं जिनसे बनी होती है? पहले अल्फा कोशिकाएं, मतलब अल्फा ऐसे ही तो होता है, अल्फा अल्फा कोशिकाएं। तो अल्फा ऐसे ही तो लिखते हैं अपन, अल्फा। और बीटा कैसे लिखते हैं? ये बीटा, ये बीटा। और गामा कैसे लिखते हैं? गामा ऐसे लिखते हैं, है ना। तो वो वाले आएंगे परीक्षा में, है ना। तो अल्फा कोशिकाएं कौन सी होती है? इनके कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है अग्नाशय ग्रंथि में? अल्फा बीटा, है ना। तो अल्फा बीटा, अल्फा में क्या होगा? अल्फा कोशिकाएं क्या करेगी? इनके द्वारा ग्लूकेगोन हार्मोन का स्त्रावन होता है। वैसे परीक्षा में ये पूछा जाता है, बीटा कोशिकाओं वाला पूछा जाता है कि बीटा जो कोशिकाएं हैं, है ना, मतलब इंसुलिन हार्मोन का पूछा जाता है कि इंसुलिन हार्मोन कौन सी कोशिकाओं के द्वारा स्त्रावित होगा। तो आपको ध्यान रखना है, इंसुलिन हार्मोन बीटा कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित होगा, है ना। और इसके जो ग्लूकेगोन हार्मोन का स्त्रावन किया जाता है ना अल्फा कोशिकाओं के द्वारा, ये क्या काम करता है? ये काम करता है, ग्लूकेगोन हार्मोन क्या काम करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। मतलब ये ग्लूकोज बदलने का काम करेगा ये, है ना। ग्लूकेगोन एक पेप्टाइड हार्मोन में जो सामान्य रक्त शर्करा स्तर के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। देखो परीक्षा में आप क्या आएगा कि रक्त शर्करा स्तर के नियमन में मुख्य भूमिका कौन सा निभाता है? तो इन दोनों में है ना, इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकेगोन, ये दो देगा वो। तो आपको ग्लूकेगोन पे टिक लगाना है परीक्षा में, है ना। इसे एंटी डायबिटिक फैक्टर भी कहा जाता है, मतलब डायबिटिक का उल्टा, विपरीत, डायबिटिक के विपरीत काम करने वाला। दूसरी आपकी बीटा कोशिकाएं या बीटा सेल्स, ये बीटा कोशिकाएं ऐसे लिखेंगे आप परीक्षा में, बीटा, है ना। बीटा कोशिका लिखा हुआ मिलेगा आपको, बीटा। इनके द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावन किया जाता है। इंसुलिन हार्मोन कितने अमीनो अम्ल से बनकर बनता है? 51 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है ना। दो श्रृंखलाओं का बना होता है। कौन कौन सी श्रृंखला? एक तो अल्फा श्रृंखला और एक बीटा, अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन और बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन, है ना। ये क्या होता है? पेप्टाइड हार्मोन है ना, प्रोटीन से मिलकर बना होता है इसलिए। दोनों श्रृंखलाएं आपस में डाइसल्फाइड, दोनों श्रृंखला आपस में डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जुड़ी होती है। मतलब इसमें सल्फर बंध पाया जाता है, डाइसल्फाइड बंध पाए जाते हैं इसमें, डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जुड़ी हुई है इसमें अल्फा बीटा जो चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन वो। अब देखो एक क्वेश्चन आता है कि इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इंसुलिन में जिंक धातु पाई जाती है। जिंक की जगह जस्ता भी दे देगा वो आपको, है ना। तो जिंक दे या जस्ता दे, एक ही बात है। जिंक धातु किसमें पाई जाएगी, है ना। इसके अलावा क्लोरोफिल, जैसे क्लोरोफिल कहा जाता है, तो क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो उसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, Mg, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। और इस इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? जिंक, है ना। इसका देखो आप ये क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? ग्लाइकोजेनेसिस को प्रेरित करता है। जेनेसिस लग गया ना ग्लाइकोजन को, तो ग्लाइकोजन बनाएगा, मतलब ये, है ना। एसिस लग गया, जेनेसिस को दो बार लिखा, ग्लाइकोजन एसिस, तो ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन बनाएगा ये, है ना। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है ये, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है ये, मतलब ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब ग्लाइकोजन बनेगा। अब देखो हमारे जो रक्त है उसमें ग्लूकोज कितना होता है? हमारे रक्त में ग्लूकोज होता है 100 m, जो 100 मिली वो होता है ना, 100 ml ऑफ ब्लड, इसी में निकालते हैं हमेशा। जो ब्लड का है ना, रक्त का 100 ml ले ली, 100 ml मात्रा ले ली जाती है हमेशा। उसमें क्या चीज़ कितनी उपस्थित होती है वो निकालते हैं। तो इसका जो सामान्य लेवल है नॉर्मल आदमी में, वो 100 से 120 मिलीग्राम होगा। ग्लूकोज कितना होता है एक स्वस्थ व्यक्ति में? 100 से 120 मिलीग्राम,
है ना। और वो बीपीओ कितना होता है ना, 180 से 120 से 80 ये होता है, जो वो होता है ना बीपी, 120 से 80, 120/80 है ना, ये होता है। ये अपन पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्रण वाले टॉपिक में, है ना। तो 100 से 120 मिलीग्राम होती है इसकी मात्रा 100 ml ब्लड में। आप तो 100 से 120 ध्यान रखना है, 100 से 120 मिलीग्राम। इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखो सीधी सी बात है, डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज इंसिपिडस नहीं देगा, मेलिटस आएगा, ध्यान रखना, है ना। इंसुलिन की कमी से क्या होगा? रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। देखो शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। मधुमेह की जांच के लिए किसका कौन सा टेस्ट काम में लिया जाता है? बेनेडिक्ट टेस्ट। ध्यान रखना, बेनेडिक्ट टेस्ट आ चुका है परीक्षा में, है ना। आपको ऑप्शन में देखा तो पता होना चाहिए बेनेडिक्ट टेस्ट किसके लिए, जांच के लिए क्या, मधुमेह की जांच के लिए, है ना। और सान ने कृत्रिम मानव इंसुलिन ह्यूमिलिन की खोज की। देखो सान एक वैज्ञानिक था, उसने किसकी खोज की थी? ह्यूमिलिन की। ह्यूमिलिन क्या है? कृत्रिम मानव इंसुलिन है। निम्न में से कृत्रिम इंसुलिन है, इंसुलिन को कृत्रिम तरीके से बनाया गया है, किसने तैयार किया? सान ने। और उसका नाम क्या है पूछा जाता है, निम्न में से कृत्रिम इंसुलिन है, कृत्रिम इंसुलिन कौन सा है? ह्यूमिलिन, है ना। ह्यूमिलिन है कृत्रिम इंसुलिन, है ना। तो देखिए आप, अगली ग्रंथि है आपकी पीनियल ग्रंथि है, तो आपकी हो गई ग्रंथि खत्म। अब नई ग्रंथि चालू हुई आपकी पीनियल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि खत्म हो गई आपकी, है ना। तो पीनियल ग्रंथि देखो कहाँ पाई जाती है? देखो ये सिर में पाई जाती है ना, मस्तिष्क में पाई जाती है, मतलब ये। अब इसके उपनाम पूछे जाते हैं और इसके द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन पूछा जाता है। तो देखो इसे क्या नाम बोलते हैं? एसर बुलाई। एसर बुलाई किसे बोलते हैं? पीनियल ग्रंथि को बोलते हैं। जैविक घड़ी, जैविक घड़ी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। बायोलॉजिकल क्लॉक, है ना, जैसे मतलब 5 बजे का अलार्म भरते हैं अपन, फिक्स टाइम पे कोई चीज याद आना, है ना, दैनिक दिनचर्या वाले काम इससे होंगे, है ना। तो देखो जैविक घड़ी भी कहते हैं इसको। अक्रियात्मक तीसरी आंख, मतलब तीसरी आंख है ये, है ना। जैसे शंकर भगवान की तीसरी आंख थी ना, तो अक्रियात्मक मतलब कार्य नहीं करती है, ऐसी आंख है, तीसरी आंख कहा जाता है इसको, क्योंकि यह रेटिना तंत्रिका तंतुओं द्वारा रेटिना से संबंधित होती है। रेटिना से मतलब आंख से संबंधित होती है, रेटिना आंख में तो पाया जाता है ना। पीनियल ग्रंथि का क्या होती है, कैसी होती है? छोटी व कोमा आकृति की। कोमा आकृति की कौन सी ग्रंथि पूछ ली गई है आपके परीक्षा में सेकंड ग्रेड में, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में? तो पीनियल ग्रंथि होती है। डायनसिफेलोन के एपिथेलियमस भाग में स्थित होती है। देखो स्थिति बता रहा है अभी कहाँ पे स्थित होती है? डायनसिफेलोन के एपिथेलियमस भाग में, मतलब मस्तिष्क में स्थित होती है। जन्म के 7 वर्ष पश्चात कैसी हो जाती है? हासिल हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और मस्तिष्क में कणों के रूप में शेष रह जाती है, जिसे मस्तिष्क रेत कहते हैं। मस्तिष्क रेत किससे बोलते हैं? पीनियल ग्रंथि को बोलते हैं, है ना। मस्तिष्क में पाई जाती है तो मस्तिष्क रेत बोलते हैं इसको, है ना। पीनियल ग्रंथि किसके द्वारा बनी होती है? पीनियलोसाइट कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है ना। पीनियलोसाइट कोशिकाओं से निर्मित होती है। पीनियल ग्रंथि द्वारा मेलेटोनिन हार्मोन का स्त्राव होता है। देखो कौन सा हार्मोन है? हार्मोन का जरूर नाम ध्यान रखें, मेलेटोनिन। अभी मेलेटोनिन क्या काम करता है? ये त्वचा के, मेलेटोनिन हार्मोन त्वचा के रंगों को हल्का करता है, मतलब उसके विपरीत काम करता है ये, है ना। जो एमएसएच पढ़ा था ना अपन ने, एमएसएच, है ना, मेलेटोनिन, है ना। तो एमएसएच वो जो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना, उसमें मेलेनिन कण होती है ना, वो तो त्वचा के रंग को गहरा करता है, ये त्वचा के रंग को हल्का करता है। जो एमएसएच है, एमएसएच हार्मोन पढ़ा था ना अपन ने पीयूष ग्रंथि में, उसके विपरीत काम करता है, वो गहरा करता है, ये हल्का करता है त्वचा को, है ना, त्वचा के रंग को। जननांगों के विकास को रोकता है। देखो जननांग वाला मामला आएगा इसमें। जननांग वाला जैसे मासिक चक्र होता है ना लड़कियों में, आर्तव चक्र या रज चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको ये नियमित करता है ना। दिन रात चक्र का नियमन करना, मतलब दिन रात का मतलब है जो डेली, दिन रात का मतलब डेली 24 घंटे वाला काम, है ना। दैनिक लय, जैसे 24 घंटे वाले दैनिक दिनचर्या होती है, उनको नियंत्रित करता है। दिन रात के चक्र को नियंत्रित करता है कौन? ये मेलेटोनिन हार्मोन, मेलेटोनिन हार्मोन। ये होगी आपकी पीनियल ग्रंथि। अगली ग्रंथि है आपकी थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि देखो, थाइमस ग्रंथि का मतलब है, कहीं भी आपको है ना लिम्फोसाइट दिख जाए, लिम्फोसाइट शब्द, लिम्फोसाइट शब्द दिख जाए परीक्षा में, है ना, टी लिम्फोसाइट या लिम्फोसाइट, या आपको ग्लोब्यूलिन शब्द दिख जाए, ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन। देखो ग्लोब्यूलिन का मतलब एंटीबॉडी होता है, लेकिन आपको परीक्षा में अगर ग्लोब्यूलिन शब्द दिख जाए, ग्लोब्यूलिन, तो उसका मतलब सीधा सीधा थाइमस ग्रंथि होगा, जरूर समझना। क्योंकि ये प्रतिरक्षा, दोनों प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। लिम्फोसाइट का मतलब भी ये वही है, ग्लोबुलिन का मतलब भी वही है, थाइमस ग्रंथि का मतलब भी वही है। देखो आप, थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, मतलब इम्यून सिस्टम, ध्यान रख लेना आपको,
ग्लोबुलिन का मतलब भी ये होता है, एंटीबॉडी होती है ग्लोबुलिन का मतलब, तो ग्लोबुलिन का मतलब भी थाइमस ग्रंथि होता है, आप तो ये ध्यान रख लेना, है ना। यह ग्रंथि थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्त्राव करती है, किसका, थाइमोसिन का। थाइमोसिन एक इसके द्वारा स्त्रावित हार्मोन का हार्मोन है, मतलब थाइमस ग्रंथि के द्वारा कौन से हार्मोन का स्त्राव होता है, थाइमोसिन का, है ना। थाइमोसिन टी लिम्फोसाइट के विभेदीकरण में मुख्य भूमिका निभाती है। टी लिम्फोसाइट जो होती है ना, लिम्फोसाइट का मतलब ही मैंने कह दिया आपसे कि प्रतिरक्षा तंत्र है, जो कोशिका माध्य प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब टी लिम्फोसाइट किसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, कोशिका माध्य प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं टी लिम्फोसाइट। इसके अलावा थाइमोसिन जो हार्मोन होता है ना, ये क्या करता है, तरल प्रतिरक्षा मतलब ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए प्रतिजैविक उत्पादन को भी प्रेरित करता है इसके लिए, है ना। तो ये इतना काम करता है, कोशिका माध्य प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी है थाइमोसिन हार्मोन, है ना। इसके अलावा थाइमोसिन हार्मोन किसके लिए उत्तरदायी, तरल प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी है ना। जो तरल प्रतिरक्षा के लिए भी ये एंटीबॉडी को, एंटीबायोटिक्स को प्रेरित करता है ना। तो प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी है कुल मिला के। अब देखो, बढ़ती उम्र के साथ साथ थाइमस का अपघटन होने लगता है और इनका उत्पादन कम होने लग जाता है, जिसके फलस्वरूप प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। मतलब जब शिशु होते हैं ना, उसमें ज्यादा होगा ये, है ना, सक्रिय होती है, शिशु में सक्रिय होती है, बाद में धीरे धीरे यौवन अवस्था के बाद, यौवन के साथ साथ ये खत्म होती जाती है, नष्ट होती जाती है ना। तो ये है मतलब इसका, थाइमस ग्रंथि शिशुओं में उपस्थित होती है, सक्रिय होती है और उम्र के साथ ये समाप्त होती जाती है, मतलब यौवन के साथ समाप्त होती जाती है, सीधी सीधी बात है। अब देखो, अगला टॉपिक है आपका अंतःस्रावी अंग। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां भी पढ़ लिया अपन ने, हमारे शरीर में जो ग्रंथियां पाई जाती है। अब है अंग, अंतःस्रावी अंग, इनसे भी क्या है, कौन कौन से अंग है जिनसे हार्मोन का स्त्रवण होगा, है ना। देखो वृषण है, पहला है आपका वृषण, है ना। तो वृषण से क्या होगा, वृषण मतलब टेस्टिस। तो ये वृषण क्या करेगा, टेस्टिस क्या करेगा, जो मतलब आदमी, ये क्या करेगा, देखो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है, या एंड्रोजन हार्मोन भी बोलते हैं इसको। वृषण द्वारा टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होता है, मतलब आदमी में, है ना, आदमी में, नर में। यह हार्मोन नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को बढ़ाता है। देखो द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं आपने पता है ना, है ना। लैंगिक लक्षण या गौण लैंगिक लक्षण, गौण लक्षणों को या लैंगिक लक्षणों को, या गौण ऐसे आ जाए, गौण, गौण लक्षण या लैंगिक लक्षण एक ही बात है ना। ये क्या होता है, जैसे दाढ़ी मूछ का आना, है ना, आवाज भारी होना आदमी में, है ना। इसी प्रकार औरत में क्या होता है, महिला में आवाज पतली होना, है ना। दाढ़ी मूछ मतलब बाल कम आना, है ना, दाढ़ी मूछ नहीं आना, बाल कम होना, शरीर में बालों का कम आना, आवाज पतली होना, महिलाओं में पतली हो जाएगी, है ना। यहाँ पे हड्डियां मजबूत हो जाएगी, महिलाओं में हड्डियां पतली हो जाएगी। अंडा से देखो, अंडा से यहाँ पे मिलेगा लड़कियों में, है ना? लड़कों में क्या है, वृषण होता है, तो वृषण द्वारा ये स्रावित होता है टेस्टोस्टेरोन लड़कों में, है ना। अब शुक्र जनन की क्रिया को प्रेरित करता है कौन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो हार्मोन है, ये हार्मोन शुक्र जनन, है ना, शुक्राणु का निर्माण करता है, मतलब, है ना। एफएसएच भी करता है, देखो एफएसएच भी शुक्र शुक्र जनन की क्रिया को करता है। इसके अलावा नर में पुरुषत्व को बढ़ाता है, मतलब पुरुषत्व को बढ़ाएगा उसके अंदर, है ना, पुरुषपन पैदा करेगा उसके अंदर। इसके अलावा जनन अंगों के विकास को प्रेरित करता है, जो उसके जनन अंग है उनको उनका विकास करता है। इस हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, देखो यूनिकोडिज्म बोलते हैं अपन, यूनिकोडिज्म या हिजड़ापन, इंग्लिश में यूनिकोडिज्म बोल देते हैं, है ना। हिजड़ापन हो जाता है, नपुंसकता पैदा हो जाती है इस रोग में, इस ये कमी से, इस हार्मोन की कमी से, कौन से हार्मोन की कमी से, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी से। अब ये देखो अंडाशय, अंडाशय में मतलब ओवेरी, ओवेरी में क्या होगा, वृषण को तो बोलते हैं टेस्टिस, अंडाशय को बोलते हैं ओवेरी। तो इसमें क्या हुआ, ये लड़कियों में देखो अंडाशय द्वारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण किया जाता है ना, मतलब महिलाओं में, है ना। अंडाशय एक प्राथमिक मादा लैंगिक अंग है, महिला में पाया जाता है, मादा का मतलब फीमेल में। प्रत्येक मासिक चक्कर में एक अंडे को उत्पादित करता है, मतलब एक मासिक चक्कर हो, जो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, एक मासिक चक्कर होगा, उसमें केवल एक अंडा ही उत्पन्न बनेगा, ये ध्यान रखना आप। दोनों अंडाशय में मिला के केवल एक अंडा बनता है प्रत्येक मासिक चक्कर में, प्रत्येक मतलब एक मासिक चक्कर में, प्रत्येक का मतलब होता है एक, एक मासिक चक्कर में एक अंडा ही उत्पादित करता है, मतलब एक अंडा ही बनता है एक मासिक चक्कर में, इसका ध्यान रखें आप। एस्ट्रोजन हार्मोन, देखो एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, किस, सबसे पहले ध्यान रखना है आपको, कौन सा हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन है ना, गैपेन फुटिका, या पुटिका या फोलिकल, फोलिकल के द्वारा स्रावित होता है ये, है ना, किसके द्वारा, ग्राफेन पुटिका या फोलिकल, डायरेक्ट फोलिकल भी आ जाता है। फोलिकल के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, एस्ट्रोजन, है ना।
एस्ट्रोजन। और ये यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये किसके द्वारा स्रावित होगा? कार्पस ल्यूटियम द्वारा। मतलब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ना, वो कार्पस ल्यूटियम से संबंधित है, आप तो सीधा सीधा ध्यान रखो। कार्पस ल्यूटियम है ना, मतलब प्रोजेस्टेरोन। और एस्ट्रोजन हार्मोन मतलब ग्राफेन पुटिका या फॉलिक्यूल, ग्राफेन फॉलिक्यूल। हम्म। तो एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? मादा में गौण लैंगिक लक्षणों या द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार है। वही आवाज पतली होना, दाढ़ी मूछना आना, शरीर पर कंबाल आना, त्वचा मुलायम होना, पतली होना, ये सब क्या है? गौण लैंगिक लक्षण होते हैं मादा में, है ना। तो इनके लिए एस्ट्रोजन हार्मोन है, ना कि प्रोजेस्टेरोन, है ना। अंड जनन क्रिया को कौन करता है? अंड जनन मतलब अंडे का बनना कौन करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन ही करता है, ना कि प्रोजेस्टेरोन। रज चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र या आर्तव चक्र पर नियंत्रण कौन करता है? एस्ट्रोजन। जननांग और स्तन ग्रंथियों के विकास को कौन प्रेरित करता है? ये सब गौण लैंगिक लक्षण है ना, एस्ट्रोजन हार्मोन ही करेगा ये सब। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या काम करेगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भाशय, जो हमारा गर्भाशय होता है लड़कियों का, उसमें गर्भाशय की भित्ति का विकास करेगा, है ना, गर्भाशय का विकास करेगा। इसके अलावा प्लेसेंटा के निर्माण को, प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा के निर्माण को प्रेरित करता है। भ्रूण आरोपण क्रिया को प्रेरित करता है। गर्भावस्था को बनाए रखता है। देखो गर्भावस्था को कौन सा हार्मोन बनाए रखता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन। प्रसवता में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। मुख्य प्रसव हार्मोन तो वो है ऑक्सीटोसिन। मुख्य प्रसव हार्मोन कौन है? ऑक्सीटोसिन। लेकिन प्रसवता में सहायक, सहायक है ये, सहायक कौन है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इसे प्रेगनेंसी हार्मोन या एंटी अबॉर्शन हार्मोन भी कहते हैं। प्रेगनेंसी हार्मोन किसे बोलते हैं? प्रोजेस्टेरोन को। एंटी अबॉर्शन, एंटी अबॉर्शन, अबॉर्शन नहीं होना चाहिए बच्चे का, है ना, तो उसको बोलते हैं, गर्भावस्था बनाए रखता है मतलब ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, है ना। प्लेसेंटा जानते हो आप? प्लेसेंटा के निर्माण में, प्लेसेंटा जो गर्भ में बच्चा होता है, भ्रूण होता है, वो अपने माता से, गर्भाशय से जुड़ा होता है। किसके द्वारा जुड़ा होता है? भ्रूण गर्भाशय से, माता के गर्भाशय से प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा होता है, देखो, है ना। ये प्लेसेंटा के द्वारा ही भ्रूण पोषण करता है, श्वसन करता है, उत्सर्जन क्रिया करता है, ये सब प्लेसेंटा के द्वारा ही करता है। देखो प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा आ गया सीधा अपना एक और अंग। मैंने बता दिया कि भ्रूण और माता के गर्भाशय के मध्य पाया जाने वाला क्रियात्मक संपर्क क्या कहलाता है? प्लेसेंटा कहलाता है। मतलब माता के गर्भाशय में जब भ्रूण होता है ना, तो इसके द्वारा ही बच्चा, है ना, श्वसन क्रिया करता है, उत्सर्जन क्रिया करता है ना, ये सब करता है, मतलब पोषण पाता है, मतलब किसके द्वारा? प्लेसेंटा के द्वारा। प्लेसेंटा द्वारा निम्न हार्मोन स्रावित की जाती है। देखिए क्वेश्चन आता है कि प्लेसेंटा द्वारा कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। एक तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, मतलब एचसीजी हार्मोन। जो एचसीजी है, एचसीजी, ये किसके द्वारा स्रावित होता है? प्लेसेंटा द्वारा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिकम। इसके अलावा रिलैक्सिन, है ना, या प्लेसेंटल एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन भी बोलते थे डायरेक्ट, और प्रोजेस्टेरोन भी बोलते थे डायरेक्ट। प्लेसेंटल एस्ट्रोजन, प्लेसेंटा है ना, तो प्लेसेंटल लग गया आगे। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, है ना, लैक्टोजन, ये सब क्या है, कौन स्रावित करता है? प्लेसेंटा। मतलब एक तो प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, रिलैक्सिन और एचसीजी जरूर ध्यान रखिए आप, है ना, ये स्रावित करता है। इसके अलावा लैक्टोजन भी स्रावित करता है। ये 5 हार्मोन स्रावित करता है, बाकी आप ये ए और बी वाला तो जरूर ध्यान रखिए। अब देखो एचसीजी हार्मोन क्या करता है? ये एचसीजी ह्यूमन को, ए वाला एचसीजी हार्मोन, जो अपन भ्रूण की जांच कराते हैं ना, कि होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की, उसका लिंग परीक्षण करा देते हैं, तो उसमें काम आता है ये, है। तो देखो भ्रूण के, मतलब भ्रूण परीक्षण में देखो एचसीजी भ्रूण की वृद्धि और विकास में सहायक होता है। भ्रूण की वृद्धि और विकास में सहायक होता है ये, और भ्रूण परीक्षण में सहायक होता है। भ्रूण परीक्षण कराया जाता है बच्चे का, होने वाले बच्चे का, तो उसमें सहायक होता है। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेविडेक्स टेस्ट बोलते हैं। देखो जो परीक्षण कराया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको एक टेस्ट होता है उसके लिए, भ्रूण के परीक्षण के लिए, भाई लड़का होगा या लड़की होगी, उसको बोलते हैं अपन ग्रेविडेक्स टेस्ट। ग्रेविडेक्स, ग्रेविडेक्स टेस्ट, है ना, ग्रेविडेक्स जांच। और बेनेडिक्ट टेस्ट होता है एक, बेनेडिक्ट टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, तो वो होता है मधुमेह की जांच के लिए, बेनेडिक्ट टेस्ट, मधुमेह की जांच के लिए, है ना। गर्भधारण, देखो गर्भधारण परीक्षण में मूत्र में एचसीजी हार्मोन की उपस्थिति का परीक्षण किया जाता है। मतलब जो टॉयलेट है उसमें एचसीजी हार्मोन अगर होगा तो उसका मतलब वो गर्भवती है ना। गर्भधारण परीक्षण में इसका इसका इस हार्मोन की उपस्थिति का टेस्ट किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। रिलैक्सिन हार्मोन को पता होगा आपको। रिलैक्सिन हार्मोन क्या होता है? शिशु जन्म के समय जब बच्चा होता है महिला को, तो उस समय जो उसकी जो प्यूबिक सिम्पाइसिस जो संधि है,
है ना, पैरों के बीच में, दोनों पैरों में जो प्यूबिक सिम्पाइसिस संधि है उसको ढीला करता है ताकि शिशु जन्म में आसानी हो, मतलब बच्चा माँ के गर्भाशय से आसानी से बाहर आ सके शरीर से, है ना। तो जो प्यूबिक सिम्पाइसिस जोड़ है उसकी संधियों का पैरों में, उनको चौड़ा करता है, वो ढीला करता है उस संधि को, उस जॉइंट्स को, जिससे क्या है बच्चा आसानी से बाहर आ जाता है माँ के शरीर से, है ना, माँ के गर्भाशय से। तो रिलैक्सिन हार्मोन का ये कार्य है। रिलैक्सिन और एससीजी हार्मोन दो इसमें इंपॉर्टेंट है आपके। बाकी कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं ये तो मैंने बता दिया आपको, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और लैक्टोजन, तीनों ऐसे याद रखना आप, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और लैक्टोजन, है ना। अब देखो और कौन से अंग है आपके, और है आपका हृदय। हृदय भी अंग है जो क्या करता है, हार्मोन स्रावित करता है ना, अंतःस्रावी हार्मोन है। तो इसमें देखो हृदय की क्या काम करता है, हृदय की अलिंदित द्वारा एक पेप्टाइड हार्मोन का स्त्रावण होता है जिसे एट्रियल नेट्रियूरेटिक कारक, एट्रियल नेट्रियूरेटिक कारक कहते हैं, मतलब एएनएफ। एएनएफ किसको बोलते हैं, इसके द्वारा स्रावित होता है हार्मोन, हृदय के द्वारा स्रावित होता है, हृदय के आलिंद के द्वारा स्रावित होता है एट्रियल नेट्रियूरेटिक कारक, है ना, ये स्रावित होता है इससे। मतलब ये रक्तदाब को कम करता है, ये जो हृदय द्वारा जो होगा स्रावित, ये रक्तदाब को कम करता है ना। और अगला है आपका वृक्क, मतलब किडनी, ये क्या काम करती है देखो, वृक्क की जक्स्टा ग्लोमेरुलर कोशिकाएं इरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन का उत्पादन करती है ना। कौन सा हार्मोन का उत्पादन करती है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का उत्पादन करती है। कौन सी कोशिकाएं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर कोशिकाएं करती है। और क्या काम करती है, इरिथ्रो नाम आ गया ना, तो इरिथ्रो का मतलब आरबीसी, आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करता है ये हार्मोन, है ना, आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करता है। इरिथ्रो का मतलब यही, जहाँ भी इरिथ्रो आएगा ना वहाँ आरबीसी आएगी शब्द। अब देखो यहाँ पे नोट मैंने लास्ट में भी लिख दिया है कि प्रथम संदेशवाहक कौन है, हार्मोन को कहा जाता है, और दूसरा संदेशवाहक किसको कहा जाता है, सीएएमपी को कहा जाता है ये, है ना, एटीपी से एएमपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो सीएएमपी कहा जाता है किसको, द्वितीयक संदेशवाहक किसको कहा जाता है, सीएमपी को कहा जाता है। प्रथम संदेशवाहक कौन है, हार्मोन को कहा जाता है। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर खत्म हो गया।